तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गई है, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो न्यूमेरिकल्स देखते हैं भाई। ये देखो आसान सा ये क्वेश्चन है एक, ठीक है, जल्दी से इसको करके दिखाओ सभी लोग, क्वेश्चन देख लो। तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि एक स्क्वायर है, उसके साइड्स जो है 1 मीटर के हैं, और उस पे चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4 जो है इस तरह से प्लेस है। Q1 Q2 Q3 Q4 की वैल्यूज दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम। हमको इस सिस्टम का क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी बताना है। मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी कभी भी आपको फाइंड आउट करना है तो आपको सबसे पहले करना क्या होता है कि पेयर्स बनाइए, कितने पेयर्स बनेंगे। तो कल हमने डिस्कस किया था कि 6 पेयर बनेंगे यहाँ पे। तो अगर हम लिखें पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का लिखें, तो सबसे पहले ये वाला पेयर देखा जाए, तो इस पेयर को अगर आप देखोगे तो ये जो पेयर है ये क्या हो जाएगा, के Q1 Q2, Q1 की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोकूलम, यानी कि 1 into माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, और Q2 10⁻⁶ अपॉन R की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, ये हो गया। प्लस इसी तरह से ये पेयर हम बना लेंगे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा K Q2 2 into 10⁻⁶ और Q3, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझाया गया था कि कभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, आपको करना क्या होता है, चार्जेस को उसके प्रॉपर साइन के साथ लेना होता है, ठीक है। तो के Q1 हो गया, Q2 की अगर बात करें तो -3 into 10⁻⁶ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Q3 वैल्यू निगेटिव दे रखी है अपॉन डिस्टेंस, ठीक। इसी तरह से ये पेयर बनेगा के Q3 Q4 की अगर हम बात करें, डायरेक्ट अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आपको पता चलेगा 4 into 3, वो भी निगेटिव के साथ 12, और ये माइक्रो मतलब 10⁻12 हो जाएगा सीधे डायरेक्ट, क्योंकि 10⁻6 into 10⁻6 डिवाइडेड बाय 1। फिर ये यहाँ पे पेयर बनेगा प्लस के Q4 Q1, यानी कि 4 into 1 4 into 10⁻12 upon 1। फिर यहाँ ये पेयर बनेगा एक डायगोनल, एक ये वाला डायगोनल पेयर बनेगा, प्लस के Q1 Q3 की बात करें तो Q1 Q3 क्या है, ये है, तो यानी कि -3 into 10⁻12 अपॉन, और आपको पता है कि ये डायगोनल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है √2a, तो यहाँ पे 1 है एक ही जगह, तो √2 हो जाएगा, यानी कि प्लस के, अभी ये वाला पेयरिंग करें Q2 और Q4, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 गुना 8 8 into 10⁻12 अपॉन 1। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो छह पेयर्स हमने बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6। इसी को सॉल्व करना है और फाइनल जो है आपको आंसर लाना। फाइनल आंसर जो आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर इसका कितना आएगा, किसी का आया क्या? इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -7.62 into 10⁻⁻2 जूल, ठीक है। ये सॉल्व कर लीजिएगा मैथमेटिक्स से, केवल ये आंसर आ जाएगा। तो मुझे यहाँ से बताना क्या था, ये यहाँ पे निगेटिव साइन आने का क्या मतलब है, या पॉजिटिव आता तो क्या मतलब था। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने देख रखा है कि क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट P, ठीक है। तो ये जो आया है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ये हमने देखा था लास्ट क्लास में कि ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर निगेटिव आया, इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये जानना जरूरी है। तो जैसे मान लो ये पॉजिटिव आया होता, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है पोटेंशियल एनर्जी के क्या हो गया होता, बराबर हो गया होता, ये बात ठीक है। तो उस केस में जो एक्सटर्नल एजेंट था वो कुछ वर्क कर रहा होता, एक्सटर्नल एजेंट कुछ वर्क कर रहा होता, ठीक है। लेकिन यहाँ निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आने का मतलब ये है कि वर्क डन अभी एक्सटर्नल एजेंट नहीं कर रहा है,
समझो। अरे यार मैं अगर मान लो तुमको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी कुछ एनर्जी लॉस हो रही है ना। तो फिजिक्स के केस में जो हम बार बार समझते हैं कि मेरी कुछ एनर्जी लॉस हो रही है तो मैं पॉजिटिव वर्क कर रहा हूँ कुछ, और अगर मेरा वर्क डन निगेटिव है इसका मतलब मैं वर्क कर नहीं रहा हूँ, ये मेरे ऊपर वर्क हो रहा है, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे वर्क डन निगेटिव होने का सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पे जो है एक्सटर्नल एजेंट वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर एक्सटर्नल एजेंट वर्क नहीं कर रहा है तो वर्क कर कौन रहा हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमने देखा था कल कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। और ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है। तो अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निगेटिव आया है तो यानी कि जब यहाँ आप निगेटिव वैल्यू रखोगे तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सिंपल सा आ जाएगा 7.62 into 10 पावर -2 जूल, इसी का जस्ट अपोजिट। तो ये दो चीजें क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये दो चीजें रिप्रेजेंट करती हैं कि यहाँ इस केस में जो टोटल वर्क कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है टोटल वर्क कर रहा है 7.62 into 10 पावर -2 का। यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट का कोई वर्क नहीं है, बस सिंपल सा ये फैक्ट आपको ध्यान देना है। तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का आने का यही मतलब है कि वर्क डन कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है। ठीक, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, और साइन में आपको ध्यान देना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे साइन जब न्यूमेरिकल का साइन आता है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक ये न्यूमेरिकल अगर इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, बाकी नेक्स्ट करते हैं। आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये करो, आसान सा है। पहले छोटा छोटा क्वेश्चन हम क्लियर कर लें, फिर उसके बाद और आगे के क्वेश्चंस पे आएंगे। The electric potential at point A is 20 volt and B is -40 volt. Find the work done by an electric force and electrostatic external force and electrostatic force in moving an electron slowly from B to A. B से A तक आने में इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा? करिए। तो यहाँ पे दिया क्या क्या हुआ है? पॉइंट ए पे पोटेंशियल दिया हुआ है 20 वोल्ट का, पॉइंट बी पे पोटेंशियल दिया हुआ है -40 वोल्ट का, और इलेक्ट्रॉन की बात किया है यानी चार्ज की वैल्यू हो गई है -1.6 into 10 to raise power -19 कूलम। ये बाय डिफॉल्ट सबको पता होना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में आपको साइन कंसीडर करना है, प्रॉपर साइन, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटीज होती है। ये हमको पता चल गया। आपको वर्क डन निकालना है एक्सटर्नल फोर्स के भी वजह से और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के भी वजह से। अगर हम बी से ए पे जा रहे हैं तो जरा ध्यान देना, तो बी से ए पे जा रहे हैं तो क्या होगा? जरा एक चीज समझो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमने देखा था कि अगर आप बी से ए पे जा रहे हैं तो यानी कि ए जो है ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है, और बी जो है ये इनिशियल पोजीशन है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कल हमने देखा था कि Q इनटू, अच्छा दोनों पॉइंट का पोटेंशियल दे रखा है यानी पोटेंशियल डिफरेंस आपको लिखना पड़ेगा, ठीक, और यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल लिखना पड़ता है, मतलब VA माइनस VB। ये सारी बातें कल डिस्कस की जा चुकी हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है? Q इनटू VA माइनस VB, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ पे जो VA है यानी कि फाइनल जो यहाँ पे पोटेंशियल है वो कितना है? अच्छा Q की वैल्यू कितनी है? 1.6 into 10 पावर -19, और VA की वैल्यू कितनी दी हुई है? 20 दिया हुआ है, माइनस VB की वैल्यू कितनी दे रखी है? VB कितना है? -40, यानी कि ये कितना हो जाएगा? +40। तो ये जो आप कैलकुलेट करोगे -1.6 into 10 पावर -19, ये आ जाएगा तुम्हारा 60, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ये -96 into 10 to the power -19। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो
9.6 इंटू 10 पावर -18 जूल। तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ जाएगा। बी से ए जाने में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आएगा? -9.6 इंटू 10 पावर -18 जूल। मतलब यहाँ पे भी सिंपल सा एक चीज समझना है आपको कि जो एक्सटर्नल एजेंट है वो निगेटिव वर्क कर रहा है, तो निगेटिव साइन आने का सिंपल सा मतलब यह है कि एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो निगेटिव ऑफ एक्सटर्नल होता है, तो माइनस साइन जब आप यहाँ लगाओगे तो 9.6 इंटू 10 पावर -18 जूल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क आएगा वो कितना आएगा? पॉजिटिव में आएगा, 9.6 इंटू 10 पावर -18 जूल। ठीक, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव वर्क आने का सिंपल सा मतलब ये है कि इस केस में जो वर्क कर रहा है एक्चुअली में वो वर्क कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, मतलब जो वर्क डन टोटल हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा हो रही है, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कोई वर्क नहीं हो रहा। और थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इस चीज को समझने से पहले आपको एक पॉइंट ध्यान देना होगा, ठीक है? जो बच्चे 12th पास आउट हैं वो शायद समझ जाएं, जो बच्चे 12th में हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ आगे, और ये बातें और डिस्कस करूंगा, लेकिन आप ये चाहे तो एक पॉइंट लिख सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। आप ये बात लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ठीक, ये आगे ये सब चीजें मैं और अच्छे से समझाऊंगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा और हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल में होती है। अब अगर आप पॉइंट ए को ले लो और आप पॉइंट बी को ले लो, या फिर चलो बी से ए जा रहे थे हम, तो बी ले लिया हमने, ये ए ले लिया हमने। ठीक, तो पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है वो -40 है और ए का जो पोटेंशियल है वो 20 है। ये देखो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? तो बट ऑब्वियस सी बात है 20 वोल्ट बड़ा है, -40 वोल्ट छोटा है, तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हमेशा होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल मैंने जो लिखवाया है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल लिखवाया है कि डिक्रीजिंग पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, मतलब जिधर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगी। ये बात आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? हायर से लोअर में। ठीक है, पॉइंट ए पे कोई इलेक्ट्रॉन है, पॉइंट ए पे क्या है? कोई इलेक्ट्रॉन है, इसको जो है क्या करना है? सॉरी, पॉइंट बी पे एक इलेक्ट्रॉन है, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि बी से ए पे जाना है, तो पॉइंट बी पे कोई इलेक्ट्रॉन है जिसको बी से क्या करना है? ए पे जाना है। आप एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इधर है तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किधर लगेगा? तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज पे अपने डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है? फोर्स लगाती है। फोर्स इधर की तरफ लगेगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो ये इलेक्ट्रॉन को अगर बी से ए पे जाना है तो वो आराम से जा सकता है कि नहीं जा सकता है? एकदम जा सकता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है उसको आराम से ए तक लेते जाएगा। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है ये जो सिचुएशन मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन अपने आप यहाँ पे जो है ए पे चला जाएगा, यहाँ किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो हमारी ये वैल्यूज आई हैं वो यही रिप्रेजेंट कर रही हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा वर्क है वो पॉजिटिव आया है। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप जो है क्या करता? बी से ए पे चला जाएगा, किसी एक्सटर्नल एजेंट की यहाँ पे नीड नहीं। मतलब एक और एग्जांपल हम समझे कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पे एक प्रोटॉन होता, बी पॉइंट पे अगर एक प्रोटॉन होता तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता तो यहाँ क्या ये प्रोटॉन अपने आप बी से ए पे जा पाता? नहीं जा पाता। तो अगर वहां जो क्वेश्चन है हमारा वहां इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन कर देता तो आपकी ये वैल्यू का साइन चेंज हो जाता। मतलब ये प्रोटॉन अपने आप पॉइंट बी से पॉइंट ए पे नहीं जा पाता, मतलब अब हमें एक एक्सटर्नल एजेंट की नीड है। मतलब वहां पे एक एक्सटर्नल एजेंट आएगा तभी जो है इस प्रोटॉन को बी से ए तक ले जाएगा। तो उस केस में एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पॉजिटिव आता और इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क निगेटिव आता। तो पॉजिटिव निगेटिव का क्या सिग्निफिकेंस है? सिंपल सा ये है कि अगर वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है किसी भी चीज का, वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो वर्क डन पॉजिटिव आने का सिंपल सा मतलब है कि अगर मान लो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव आया, इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है। वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही है।
और अगर वर्क डन निगेटिव आया, जैसे मान लो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एंड निगेटिव आ गया, तो भी हम समझ जाएंगे कि अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एंड निगेटिव आया है तो यहाँ पे वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, ठीक है, उसका अपोजिट वाला। तो ये क्यों होता है ऐसा? अगर वर्क डन पॉजिटिव आने का सिंपल सा मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा वर्क पॉजिटिव आने का सिंपल सा मतलब यह है कि अपने आप जो चार्ज होगा वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला जाएगा, जिसके बीच में हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, ठीक। एक टर्म होता है, आप चाहो तो नोट कर लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो VAB लिखा हुआ है, बोल देगा फाइंड VAB। VAB का क्या मतलब है? VAB का मतलब होता है यार VA माइनस VB। VAB का सिंपल सा मतलब होता है VA माइनस, मैं ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी न्यूमेरिकल सीधे ये लिख के पूछ देता है फाइंड VAB, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि इसको VB माइनस VA कहते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको VA माइनस VB कहते हैं। पढ़ते क्या है इसको? इसको पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A with respect to point B। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A with respect to point B, सिंपल। तो VAB का क्या मतलब है आपको समझ में आना, ठीक। और बाकी हमने वर्क डन के बारे में देख लिया कि साइन पॉजिटिव हो या निगेटिव हो उसका क्या सिग्निफिकेंस है। इसको आप नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमने देख लिया, एक और आसान सा क्वेश्चन है ये वाला, करके दिखाओ। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन है कि Q1 जो है वो 1 माइक्रोकूलम का है, ये पॉइंट 1,0,0 पे रखा हुआ है। Q2 जो है -2 माइक्रोकूलम का है, वो 0,2,0 पे रखा हुआ है। और Q3 जो है 3 माइक्रोकूलम का है, वो 0,0,3 पे रखा हुआ है। आपको ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, तो ओरिजिन पे निकालनी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। जैसे एक चीज समझो, जैसे मान लो यहाँ पे एक चार्ज Q था, उससे r डिस्टेंस दूरी पे किसी पॉइंट P पे हमको पोटेंशियल निकालना था, तो Vp की वैल्यू क्या हो जाती है? KQ अपॉन R हो जाती है, सिंपल सी बात। तो उसी तरह से अगर ये Q1 इस पॉइंट पे रखा है तो इसके वजह से ओरिजिन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो V1 जो होगा वो होगा KQ अपॉन R, यानी कि 9 × 10⁹। Q की वैल्यू दे रखी है 1 × 10⁻⁶ और R की वैल्यू दे रखी है 1, मीटर में दिया हुआ था, ठीक है। तो V1 मतलब कि Q1 की वजह से ओरिजिन पे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि Q1 की दूरी जो ओरिजिन से होगी वो 1 ही मीटर होगी। बाकी सिमिलरली अगर आप सेकंड वाले चार्ज की बात करो तो वो क्या हो जाएगा K Q2, अभी Q2 माइनस में दिया हुआ तो -2 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय दूरी। तो अभी एक बात बताओ, ये 0,2,0 पे है, तो इससे ओरिजिन की दूरी कितनी होगी? सिंपली 2 होगी। क्यों? क्योंकि आप अगर ऐसा एक्सिस बनाओगे, एक्स एक्सिस पे ये वाई एक्सिस, तो 0,2,0 का मतलब क्या है? यहाँ पे कहीं होगा, केवल वाई एक्सिस पे होगा, यानी कि ओरिजिन से ये दूरी कितनी होगी? 2, सीधी बात, तो अपॉन 2। इसी तरह से V3 की बात करें तो K Q3 मतलब कि 3 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई दूरी कितनी होगी? अभी 3 होगी, ठीक है। तो ये जो होगा हमारा दूरी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर टोटल पोटेंशियल निकालना है आपको ओरिजिन पे, तो VO की अगर बात करें तो V1 + V2 + V3 आप कर सकते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9 × 10⁻³ वोल्ट, सीधा, ठीक है। आप ऐड करना है, ये साइन लगा हुआ है, सब कट पिट के इतना आ जाएगा, ठीक। ये सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई 9 × 10⁻3। आसान सा क्वेश्चन था, आप कोऑर्डिनेट्स देख के डरना नहीं है आप लोगों को। और क्वेश्चन करते हैं, ये अभी करना है, रुक जाओ, इसको नहीं करना है अभी। अब हमको थोड़ा आज का, अच्छा एक क्वेश्चन ये वाला करके दिखाओ, ये वाला।
ये क्वेश्चन करिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि भाई एक स्क्वायर है जिसका साइड ए दे रखा है, तो ये ए बी सी डी जो इसके कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे चार्जेस रखे होंगे प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, आपको बताना है कि कितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी अगर ये सी और डी को इंफिनिटी पे भेजना है, तो कितने एनर्जी की जरूरत है। तो एक बात बताओ, ये जो चार्जेस हैं ये अगर स्क्वायर पे रखे हुए हैं, क्या इस सिस्टम का कुछ इनिशियल एनर्जी होगा? एकदम होगा। वो इनिशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है? तो जब हमने पहले हमको करना क्या है कि कितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो एक चीज समझो, रिक्वायर्ड एनर्जी का क्या मतलब होता है? रिक्वायर्ड एनर्जी का सिंपल सा मतलब ये होगा कि इनिशियली कितना था और फाइनली कितना हो रहा है। तो जो आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी करोगे, जो डिफरेंस आएगा वही जो होगा हमारा रिक्वायर्ड एनर्जी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिक्वायर्ड एनर्जी की अगर बात करो तो डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। भाई इनिशियल इस सिस्टम के पास कुछ एनर्जी है, सी और डी को हटा दो तो फाइनली भी कुछ एनर्जी बचेगी इसके पास, तो दोनों का डिफरेंस ले ले तो हमको रिक्वायर्ड एनर्जी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पे आप यू फाइनल यू इनिशियल निकालो। यू इनिशियल कैसे निकलेगा आपको बताया जा चुका है। इस तरह का स्क्वायर के 6 पेयर्स बनेंगे, सीधे सीधे करते हैं। पहले ये पेयर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, फिर ये माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, फिर ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, फिर ये माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस इसको और इसको अगर देखें तो ये माइनस में ही आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 ए, फिर ये माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2। अब देखोगे ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास यही 2 टाइम्स बचेगा माइनस 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2। ठीक, तो ये क्या है, ये हमारा आ गया इनिशियल एनर्जी। ठीक, बाकी फाइनल एनर्जी की अगर हम बात करें, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि सी और डी कहाँ है, जा चुके हैं, तो बचा कौन, केवल ये दोनों। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, सिंपली। ठीक, तो आपको करना क्या है, आपको दोनों का डिफरेंस निकालना है कि रिक्वायर्ड एनर्जी मिल जाए। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए माइनस माइनस टाइम्स 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन, अच्छा देखो ये अंडर रूट 2 से ये 2 अंडर रूट 2 टाइम्स चला जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर आप अंडर रूट 2 लिख सकते हैं डायरेक्ट, माइनस अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ से क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि के क्यू स्क्वायर अपॉन ए कॉमन ले लो, बचेगा क्या, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर प्लस अंडर रूट 2 बचेगा। तो आप उसमें जो है आप जाके ऑप्शन चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप चेक कर सकते हैं। तो सी वाला दिख रहा है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए अंडर रूट 2 प्लस 1। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों को थोड़ा डर लग जाता है कि सर सी और डी को इन्फिनिटी पे ले जाना है, क्या करें कैसे करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनिशियल एनर्जी निकालिए, फाइनल एनर्जी निकालिए, डिफरेंस ले लीजिए, दैट्स इट। तो एक टॉपिक हमको शुरू करना है, उस टॉपिक का हेडिंग आप डाल लीजिएगा, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से, ये हमको पढ़ना है। तो मैं बताता हूँ, उसके बाद आप लिख लीजिएगा, यहाँ से पीडीएफ जो मैं भेजूंगा उससे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो जरा देखो, जैसे मान लो पहले ये जो हमारा रीजन था ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में था, यहाँ कोई चार्ज वार्ज नहीं था, 2 चार्जेस है Q1 और Q2, 2 चार्जेस हैं Q1 और Q2, और ये कहाँ पे हैं, इन्फिनिटी पे हैं। ठीक, तो आपको ये देखो, ये मान लो ये पॉइंट ए है, ये मान लो ये पॉइंट बी है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, जरूरी नहीं है, बस मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पॉइंट ए का कुछ पोटेंशियल होगा और पॉइंट बी का कुछ पोटेंशियल होगा। तो मान लिया पॉइंट ए का पोटेंशियल है वी ए, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट्स हैं तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर पॉइंट का होगा ही होगा अलग, और पॉइंट बी का जो है पोटेंशियल हुआ है वीबी। अब एक बात बताओ,
अगर आप इंफिनिटी पे दो चार्जेस हैं QA और QB, आपको करना क्या है कि एक बार आप जो चार्ज QA है उसको आप पॉइंट ए पे लेके आइए। चार्ज QA को पॉइंट ए पे जब आप लेके आएंगे, चार्ज QA को पॉइंट ए पे आप लेके आएंगे, तो आपको जो वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन जो करना पड़ेगा आपको, आई एक्सटर्नल एजेंट ब्रिंग QA एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे जो लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, इसको मैं WA नाम दे रहा हूं, वो सिंपली हो जाएगा QA इंटू VA, क्योंकि QA चार्ज आ रहा है और इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है, VA। ये देख आपने जाना है, ये चीज, ये रिलेशन को कल से पता है। तो ये वाला चार्ज जो है आ गया और एक्सटर्नल एजेंट को ये वर्क करना पड़ेगा। अब जो है आपको QB ले आना है पॉइंट बी पे। तो पॉइंट बी पे जब आप QB लेके आओगे, जब इसको यहां से लेके आओगे, तो इस जो एक्सटर्नल एजेंट हमारा होगा उसको QB को यहां लाने में एक वर्क करना पड़ेगा, ठीक। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग QB एट पॉइंट बी। अब जरा देखो, वर्क डन जो लाना पड़ेगा वो क्या होगा, QB इंटू VB, ये होगा। अब जरा मेरी बात ध्यान समझना, ये जो हमारा वर्क हुआ है, ये पहले हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था उसको ओवरकम करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को ये वर्क करना पड़ा। बाकी पहले से ही यहाँ पे QA आ चुका है, उसका भी तो एक इन्फ्लुएंस होगा। तो अब जरा समझना, अगर आप टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखते हैं, अगर ये चार्जेस बहुत नजदीक हैं तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखते हैं, तो जो यूज सिस्टम होता है, पहली बात की एक्सटर्नल एजेंट को ए को यहां लाने में जो वर्क करना पड़ा QA भी है, वो एनर्जी तो स्टोर होगी सिस्टम में। बाकी एक्सटर्नल एजेंट को QB को यहां लाने में जो वर्क करना पड़ा वो भी स्टोर होगी सिस्टम के अंदर। अब इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन एनर्जी भी लगी, ठीक है, क्योंकि इसका भी तो इन्फ्लुएंस होगा जो QA हम लेते आ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन एनर्जी भी लगेगा। तो मान लो इन दोनों के बीच की दूरी अगर R है, तो वो एनर्जी कितनी होगी, K QA QB अपॉन R। तो अगर आपको दो पार्टिकल के सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखने को बोलता है और दोनों पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है, तो आपको इस तरह से बिहेव करना पड़ेगा। यहाँ ये बिल्कुल गलत होगा कि आप जो है केवल ये दोनों लिख के छोड़ के चले जाओ, नहीं, इसका इंटरेक्शन एनर्जी भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 टू R2, मतलब कि R2 मतलब यहाँ पे R1 R2 बता दिया है, तो हमने A और B पॉइंट लिया है, तो ये आपको एनर्जी लिखी गई है, ठीक है। तो ये सबका सम हमने कर दिया, तो टोटल एनर्जी आ गई। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल एजेंट है उसको यहाँ पे भी लाने में ये वाला जो वर्क है QA QB अपॉन R, ये यहीं पे, क्योंकि इसका भी इन्फ्लुएंस है, तो ये करना पड़ा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलो भाई, अब हमको जो देखना है, हमारा अगला टॉपिक है, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये आप हेडिंग डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ध्यान से समझना कि अगर मान लो हम केसेस बनाए, मान लो केस 1 फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो इसके लिए जो है हमको अगर रिलेशन देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में, तो हम कैसे क्या करेंगे। अब जरा समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है कि आप यहाँ पे जो है एक चार्ज ले लो, Q चार्ज। तो इस Q चार्ज पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही एक फोर्स लगेगा, F इलेक्ट्रिक बोल रहे हैं हम इसको, इस डायरेक्शन। और इस फोर्स ने क्या किया, इस चार्ज को
एक छोटा सा dx लेंथ इसने क्या किया, डिस्प्लेस किया, ठीक है, एक dx लेंथ इसने डिस्प्लेस किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा जो वर्क होगा वो क्या होगा, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड। आप पीडीएफ भेजूंगा तो उससे आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, तो मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, वो होगा एफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएक्स, ये होगा। और एफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, क्यू इंटू ई वेक्टर, ठीक है, क्यू इंटू ई किसी भी फोर्स, किसी भी इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होती है, तो क्यू इंटू ई इंटू डीएक्स, ये वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सिमिलरली वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट की अगर आप बात करो तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, इसी का जस्ट नेगेटिव, ठीक है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, इसी का जस्ट नेगेटिव। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या आ जाएगा, क्यू ई डीएक्स, ठीक है, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट आ जाएगा माइनस क्यू ई डीएक्स, ठीक, तो ये आया। अच्छा, तो ये वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट ये जो आया है यहाँ पे, ये अगर आप समझो तो यहाँ पे ये dx के लिए स्मॉल जो है, यहाँ पे d आया होगा, स्मॉल वर्क डन आया होगा, स्मॉल लेंथ डिस्प्लेस कराने में जो हमको वर्क करना पड़ा होगा वो ये जो है यहाँ पे आया, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ गया dw। तो टोटल वर्क डन की अगर आप बात करोगे, टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो टोटल वर्क डन होगा वो कितना होगा, तो वर्क एक्सटर्नल टोटल होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dw एक्सटर्नल यानी कि माइनस क्यू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएक्स, यही होगा। अरे भाई होगा ना, वर्क डन एक्सटर्नल क्या होगा, टोटल वाला, इसी का इंटीग्रेशन, ऐसा कर दिया हमने। और लास्ट क्लास में हमने देख रखा है कि जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आता है, जैसे मान लो हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो आया वो क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ठीक है, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो कि वीबी, यहाँ पे देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू वीबी माइनस वी, इसके बराबर आएगा माइनस क्यू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएक्स, ठीक, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आई वीबी माइनस वी वो आ गई माइनस ऑफ ई डॉट डीएक्स। ये रिलेशन कब का वैलिड है, कब वैलिड है, ये रिलेशन तब वैलिड है जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो हम इस रिलेशन को यूज करेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू आती है वो आती है माइनस ई डॉट डीएक्स फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे इस पे रिलेटेड, लेकिन आपको ये समझ में आया होगा। तो आप पीडीएफ जब मैं सेंड करूंगा तो देखो मैंने हैंड रिटन ये लिख रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं वही वाली बातें हैं, ठीक है, ये जो मैंने समझाया वर्क डन डिस्प्लेस करने के लिए टोटल वर्क डन ये आएगा, यहाँ ए से बी तक जाने के लिए जो हमको करना पड़ेगा ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। और जो मैंने पहले ही लिखवा रखा है एक पॉइंट, वो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है, समझ रहे हो। ये जो माइनस साइन आया है ना यहाँ पे वीबी माइनस वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डीएक्स, इसका एक सिग्निफिकेंस ये भी है, ये देखो ये जो माइनस साइन आया होगा इसका एक और सिग्निफिकेंस है, यही वाला सिग्निफिकेंस है, नेगेटिव साइन इंप्लाइज कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। आप या फिर आप जो मैंने लिखवाया है वो भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ठीक। चलो, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। अब हम कुछ और टॉपिक पढ़ते हैं, जरा ध्यान देना क्या टॉपिक है। अगर सर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाए तो क्या होगा, एक चीज समझिएगा कि जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मेरी बात ध्यान समझना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं और आप लोग भी कंफ्यूज हो सकते हो माइनस प्लस साइन में। तो मैं अलग अलग 3 केसेस बनाऊंगा कि आपको नेगेटिव कब लेना है, कब कोई साइन नहीं लेना है, क्या करना है, तो ध्यान समझना, कंफ्यूजन की बात कभी नहीं होगी। जैसे अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता चलेगा सर जी कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैसे पता चलेगा, जब भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो फंक्शन ऑफ किसी वेरिएबल होगी, जैसे एक्स वाई जेड का कोई फंक्शन हो गया, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, ठीक है।
तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस जो लिखना होगा, मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल जो लिखना होगा वो नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी एक्स लिखना होगा। ये बात समझना। अब अगला जो हमारा केस है वो हम करेंगे कि फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, केस 2 हम क्या करेंगे, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, देखो यहाँ पे अभी हमको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखना है, ठीक। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चल चुका है कि भाई इक्वल स्पेसिंग हो और पैरेलल लाइंस हो, ये है इलेक्ट्रिक। यहां थोड़ा सा मैं जो है बदलाव करूंगा, ठीक। आप अगर देखोगे कि अभी आपके पहले वाले रिलेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या आई थी कि E डॉट dx, मैग्नीट्यूड अगर देखें तो E डॉट dx, ठीक। तो वहां पे E क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, dx क्या था, डिस्प्लेसमेंट, जो हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे तो इसीलिए हमने इंटीग्रेशन का साइन यूज किया था कि टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाए दोनों पॉइंट्स के बीच में, ए और बी के बीच में। लेकिन यूनिफॉर्म के केस में देखो, बुक्स वाले कुछ और लिखते हैं, हो सकता है कि मेरा वाला भी किसी किसी बुक में लिखा हो, लेकिन मैं आपको फोकस करना है केवल और केवल अपने नोट्स पे जो मैं लिखवाने वाला हूँ, ठीक। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज आपको समझने वाली है, यही ये वाले में कंफ्यूजन होता है, ये वाले में ध्यान दीजिएगा। ये जो मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ यही आप अपने कॉपी में लिखो, पीडीएफ में क्या लिखा है नहीं लिखा है वो उससे मतलब नहीं। अब जरा ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक। यहाँ पे मान लो ये पॉइंट ए, यहाँ पे मान लो ये पॉइंट बी, ये ए और बी के बीच में जो दूरी है वो है डी। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस केस को आप पीडीएफ से भी नहीं लिखोगे, इस केस को आप बस मेरे यहाँ से लिखो, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो हो जाओगे कंफ्यूज, सीधी बात। अब जरा देखो, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, दोनों के बीच की दूरी है डी। मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म। तो अब जरा समझना, यहाँ पे अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, आपसे मान लो दो चीजें पूछ दिया, देखो जरा, आपसे पूछ दिया वी ए बी और दूसरा पूछ दिया वी बी ए। इसका मतलब मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। तो वी ए बी का मतलब होता है वी ए माइनस वी बी, ये मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। और वी बी ए का मतलब होता है वी बी माइनस वी, ये भी थोड़ी देर पहले बताया। सिंपल सा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में याद रखना, जैसे आपने देखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट नेगेटिव टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एक्स। वहां से हिंट लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो आप मैग्नीट्यूड की बात करो, इस केस में केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात करो। तो यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दूरी दोनों पॉइंट के बीच, ये लिख देना है। यहाँ भी अगर आप लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दूरी, ये लिख दिया। सर डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ वी ए बी है, यहाँ वी बी है, डिफरेंस क्या आएगा। तो अब जरा देखो, डिफरेंस आएगा वो सेंटेंस जो मैंने आपको लिखवा रखा है, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे एक बात आप समझ सकते हो अपने आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ से यहाँ है तो बट ऑब्वियस बात है कि वीबी जो होगा छोटा होगा वीए। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल में जाता है, यानी कि ए का पोटेंशियल बड़ा होगा और बी का पोटेंशियल छोटा होगा। अब साइन डिसाइड करते हैं हम, पॉजिटिव निगेटिव कहाँ क्या लगाना है। तो एक बात बताओ, ए बड़ा पता चल गया, बी छोटा पता चल गया, कैसे, हमारे गुरुजी के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो वीए माइनस वीबी करोगे तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, बट ऑब्वियस बात है पॉजिटिव आएगा सर। क्यों, क्योंकि ए बड़ा है और बी छोटा है, तो हम इसको ईडी ही रहने दें। लेकिन अब अगर आप जहां देखो वीबीए के केस में, तो वीबी माइनस वीए करोगे तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, अभी नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि ए बड़ा था और बी छोटा था, छोटा माइनस बड़ा करोगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कब माइनस लगाना है कब प्लस लगाना है, इसको आपको हमेशा ध्यान देना। वहां पे आपको देखो, जैसे मान लो नॉन यूनिफॉर्म था, तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में पहले ही एक माइनस लग रखा, लेकिन हमने यहाँ वेक्टोरियली लिखा हुआ था, ये तुमको देखना पड़ेगा। तो ये ओवरकम हो जाता है, एंगल जिस हिसाब से होता है ये ओवरकम हो जाता है माइनस साइन प्लस साइन। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट का यूज ही नहीं करना। ये मेरा अपना इस तरह से मैं समझता था, मेरी कभी गलती नहीं होती, तो आप भी समझ लो, नहीं तो किताबी पीडीएफ वाला काम करो, पीडीएफ भेजूंगा ही। अब जरा ध्यान दो, तो अब ध्यान दो यहाँ पे कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे ही आपको ध्यान देना है कि सिंपल सा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक। अभी ये डी को भी स्पेसिफाई करूंगा,
एक और अभी केस इसी में बनाने जा रहा हूँ, डी वहां क्या होगा वो अभी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी ध्यान दो, इस केस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक, अब जरा ध्यान देना कि प्लस माइनस कैसे करना है वो हमने देख लिया कि भैया कहाँ डिक्रीज, कौन सा पोटेंशियल कम है कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है, वो माइनस करेंगे तो उस हिसाब से प्लस माइनस हमने डिसाइड कर लिया। अब जरा ध्यान दो, एक और कंडीशन हम लेते हैं, इसी का फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट हम देखने जा रहे हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पॉइंट ए यहां है, एक पॉइंट बी यहां है। ठीक, ये है ऐसा। अब जरा ध्यान दो एक बात, ये ध्यान देना, ये ए पॉइंट यहां है, बी पॉइंट यहां है। ठीक, अभी आपको कह रहा है कि आपको वी ए बी निकालना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे ध्यान देना, आप सिंपल सा E इंटू डी लिख दोगे। मान लो वी बी ए भी कह दिया, तो यहाँ पे आप E इंटू डी, प्लस माइनस का डिसाइड करना है, और बात यह है कि डी बताना है कि क्या है। तो चीज हमेशा रखना कि ये डी क्या होता है, डी हमेशा वो डिस्टेंस होती है जो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। मतलब डी क्या है, डी है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ये दूरी होनी चाहिए। ठीक, याद रखना हमेशा, जैसे पहले वाले केस में देखोगे तो ये डी पहले से ही इसके अलोंग था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अलोंग था। लेकिन यहाँ पे बात करोगे तो ये पॉइंट ए यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया। तो कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, क्या गलती कर देते हैं कि जैसे मान लो ये जो ए बी दूरी है, ठीक, इसको मैं बोल दे रहा हूँ, कुछ भी बोल दे रहा हूँ, जैसे मान लो हमने बोल दिया यहाँ पे x, ठीक है, और ये वाली जो दूरी है ये है d। तो कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि a और b के बीच की दूरी लिखनी है। तो हमेशा याद रखना कि वी ए बी ई इंटू एक्स या वी बी ए माइनस ई इंटू एक्स, ये जो है ये गलत है, ये गलत है। हमको ए बी के बीच की दूरी देखनी तो है, लेकिन वो दूरी होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। तो अगर मान लीजिए बाई चांस कि आपको ये दूरी दे रखी है, तो आप ये दूरी डायरेक्ट यूज नहीं कर पाओगे, वहां कुछ ना कुछ और दिया होगा, या ये एंगल दे सकता है, या ये हाइट दे सकता है, कुछ भी दिया होगा जरूर, ताकि आप ये वाली डिस्टेंस निकाल पाए। ए और बी के बीच का ये दूरी आपको निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। तो हमेशा ये याद रखना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये और किस हिसाब से साइन लगाना है वो आपको समझ में आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ तो समझा दिया कि ए और बी में कौन हायर कौन लोअर पोटेंशियल होगा, उस हिसाब से। अब यहाँ पे देखो वी ए बी अगर आप निकालोगे, मतलब वी ए माइनस वी बी, अब खुद भी देखो, जैसे पॉइंट ए अभी यहाँ है, पॉइंट बी अभी यहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो अभी भी जो है बी लोअर पोटेंशियल पे है और ए हायर पोटेंशियल पे है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ए से कहाँ जा रही है, बी की तरफ जा रही है। ठीक, तो अभी भी जब आप वी ए माइनस वी बी निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा, और वी बी माइनस वी ए निकालोगे तो निगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव निगेटिव कैसे डिसाइड करना है वो भी हम समझ गए, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डिस्टेंस क्या होता है वो भी हम समझ गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको नोट करिए फटाक से। चलो भाई, तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो, और नॉन यूनिफॉर्म होगा तो। अब जरा मेरी बात ध्यान समझना एक चीज, कि हमने देखा कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, तो उस केस में हमने देखा कि जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है वो नेगेटिव टाइम्स ई डॉट डीएक्स। अरे देखो कुछ नहीं, जब टोटल चेंज निकालते थे तो यहाँ इंटीग्रेशन लगा देते थे, अभी हम छोटा वाला चेंज लिख रहे हैं तो इंटीग्रेशन नहीं लगाया, बस बात खत्म। ठीक है, तो dv इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डीएक्स, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये डॉट है
और ये माइनस है, लगेगा ही लगेगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रहे। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो ये हमने देखा। अब जरा समझना कि इस चीज को हम थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे, किस तरह से। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती है बाबू, वो आ जाती है, इस dx को डायरेक्ट हम इधर भेज सकते हैं, माइनस dv अपॉन dx n कैपिटल, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और dv अपॉन dx के बीच में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये रिलेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि, अब ध्यान समझना, एक एग्जांपल में लेता हूं जो बार बार लेता हूं। अगर मान लो आप एक चीज समझो कि वेलोसिटी क्या होता है, dx अपॉन dt होता है। वेलोसिटी जो होता है dx अपॉन dt होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, हम कह सकते हैं पोजीशन, ठीक। तो अगर xt कर्व हम बनाते हैं, xt कर्व हम बनाते हैं, तो xt कर्व का स्लोप ही तो वेलोसिटी देता था। तो मतलब यहां से क्या समझ में आया कि dx अपॉन dt स्लोप रिप्रेजेंट करता है। मैं बार बार ये एनालॉग लेता हूं आसान सा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस dv अपॉन dx, इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है कि स्लोप ऑफ, अच्छा लेकिन यहाँ पे माइनस साइन पहले से लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप लिखोगे निगेटिव स्लोप ऑफ, निगेटिव स्लोप ऑफ vx कर्व, मतलब पोटेंशियल और पोजीशन के कर्व का निगेटिव स्लोप जब हम लेंगे, गिव्स आउट, लिखिएगा ये सब पीडीएफ में शायद मेरे ख्याल से नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, ये सब लिखते रहिएगा। निगेटिव स्लोप ऑफ vx कर्व गिव्स आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो vx कर्व का निगेटिव स्लोप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। अच्छा तुम्हारे दिमाग में आएगा सर जी एन कैप को कहां से लेते हैं? अरे देखो ध्यान समझो, एन कैप को कहां से लेते हैं? ये dv अपॉन dx एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे? एन कैप, ठीक है, ध्यान रहे। अब जरा मेरी बात ध्यान समझो, ये चीज समझ में आ गई। तो ये किस तरह से हो रहा होगा, या आप अगर देखेंगे ना, अगर मैं कुछ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, ये देखो सिमिलर कैसा है, ये रटना नहीं है, देखो घूम फिर के आया। एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है कंजर्वेटिव फोर्स प्रोवाइड करती है कि नहीं करती है? एकदम करती है। तो सिमिलर ये कैसा है, हमने देखा था कि F जो आता है माइनस du बाई डी एक्स, पढ़े थे वर्क पावर एनर्जी में। F जो होता है माइनस du बाई डी एक्स, पढ़े थे ना। U जो है पोटेंशियल एनर्जी है, X जो है डिस्प्लेसमेंट, ठीक। और ये रिलेशन हमने देख रखा है पहले से, ठीक है। तो F जो है माइनस ड्यू बाई डी एक्स होता है। इसी का देखो सिमिलरली दिख रहा है, F को Q से डिवाइड करो, तो जब दोनों तरफ Q से डिवाइड करोगे तो du अपॉन Q dv में कन्वर्ट हो जाएगा, और F अपॉन Q इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सिमिलर रिलेशंस हैं, देखो कहीं और से आया नहीं, ठीक। अब जरा मेरी बात ध्यान समझिए, ये समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कि ये तो तब का था जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म तो हो लेकिन सिंगल डायरेक्शन, नॉन यूनिफॉर्म तो हो लेकिन सिंगल डायरेक्शन। तो आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म इन द डायरेक्शन इन द, या फिर हम कह सकते हैं इन, या फिर हम कह सकते हैं इन द डायरेक्शन एक्स। अगर हमने x यूज किया है तो x एक्सिस, y यूज कर लेते y एक्सिस, z यूज कर लेते z एक्सिस। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड साइमल्टेनियसली 3D स्पेस में हो, मतलब x में भी हो, y में भी हो, z में भी हो, तो क्या करोगे? तो अगला हमारा हेडिंग क्या होगा कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन 3D स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तीनों डायमेंशन में एक साथ हो तो क्या करो? तो उस केस में क्या होता है, आपको x डायरेक्शन में अलग निकालना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, y में अलग, z में अलग निकाल के ऐड करना पड़ता है। मतलब आप देखो, तो यहां पर जैसे देखो ये dx ex हम लिख रहे हैं, ये क्या होगा माइनस डेल v अपॉन डेल x। जो 12th पास कर चुके हैं उनको इससे पाला पड़ा होगा कहीं ना कहीं, और 11th वालों को भी पड़ा होगा डेल क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव होता है। ये सारी बातें हमने जान रखी है पहले ही, अभी थोड़ा सा बता दूंगा लेकिन फिर भी।
तो माइनस डी मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम, सीधा सीधा मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं कि EX यानी कि माइनस डेल V अपॉन डेल X। ये क्या है? X डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। EY माइनस डेल V अपॉन डेल Y और EZ माइनस डेल V अपॉन डेल Z। ठीक है, तो ये जो है X डायरेक्शन में, ये Y डायरेक्शन में और Z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इनको आपको क्या करना है? अच्छा देखो, अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? E वेक्टर लगा दिया, यहाँ I कैप लिख दिया, वेक्टर लगा दिया, यहाँ J कैप लिख दिया, वेक्टर लगा दिया, यहाँ K कैप लिख दिया। समझ रहे हो ना? तो ये है। तो अगर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है 3D स्पेस में, क्या होगा? सुपरपोजिशन थ्योरम, X में भी, Y में भी और Z में, यानी डेल V अपॉन डेल X I कैप प्लस डेल V अपॉन डेल Y J कैप प्लस डेल V अपॉन डेल Z K कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारी टोटल। अच्छा, एक चीज याद रखो, हर जगह देखो माइनस साइन लगा हुआ है, तो यहाँ भी माइनस लगा रहा होगा, यहाँ भी लगा रहा होगा, यहाँ भी लगा रहा होगा। तो हम एक काम करें, सारा माइनस कॉमन लेके बाहर लिखें। ठीक, तो माइनस टाइम डेल V अपॉन डेल X I कैप प्लस डेल V अपॉन डेल Z और ये डेल V अपॉन ये सारी चीजें हैं, तो माइनस बाहर हमने लिख दिया। अब जरा मेरी बात ध्यान समझो, इस चीज को क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलते हैं बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो वैल्यू आया इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट ऑफ V, या सिंपली नेगेटिव ग्रेड V, या सिंपली नेगेटिव, उल्टा ट्रायंगल बना के V लिख देते हैं। ये चीज यही रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान देना है जब 3D स्पेस की बात होगी। ठीक है, नोट करिए। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि इतना ढेर सारा रिलेशन हमने देख लिया है, कब किस रिलेशन को यूज करना है। अब जरा मेरी बात ध्यान समझो, कब किस रिलेशन को यूज करना है। मान लो तुम्हारे क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में, जो न्यूमेरिकल आया उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? गिवन है। या जो न्यूमेरिकल आया उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन। ठीक, पहला केस कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन। अब देखो, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछेगा तो हमको क्या करना, मतलब समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है, और अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो हमको डेल्टा V इक्वल्स टू, या फिर आप ऐसा कह लें VA माइनस, या फिर ऐसा VB माइनस VA इक्वल्स टू माइनस ऑफ E डॉट dx यूज करना पड़ेगा। कहां से कहां तक? A से लेके B तक। ठीक है, A से लेके B तक। ये आपको क्या करना है, ध्यान दें। तो VB माइनस VA इक्वल्स टू नेगेटिव ये कब का कैसे? जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन। दूसरा कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो आपको टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। VB माइनस VA हो या कुछ भी हो, आप सिंपली E इंटू D लिखिए। ठीक, यहां मैं लिख दे रहा हूं टेक प्रॉपर साइन। टेक प्रॉपर साइन का क्या मतलब है? जो मैंने पहले डिस्कस किया है कि VA बड़ा है या VB बड़ा है, उस हिसाब से हमको प्लस माइनस ले लेना है। यहाँ ऑलरेडी प्लस, यहाँ ऑलरेडी माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ ऑलरेडी पहले से ही माइनस है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान देना, यहाँ का प्लस माइनस कौन डिसाइड करेगा? इनमें कौन बड़ा है वो डिसाइड करेगा। ठीक, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो ये रिलेशन यूज करना है। और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या यूज करोगे आप? तब उस केस में अगर मान लो सिंगल डायरेक्शन में गिवन, मतलब ऐसा कह लें हम, गिवन इन सिंगल डायरेक्शन, वो लिखा होगा आपके क्वेश्चन में। अगर सिंगल डायरेक्शन में गिवन तो हम सीधे सीधे E इक्वल्स टू माइनस dv बाई dx या dv बाई dy या dv बाई dz, मैं r लिख दे रहा हूँ, dv बाई dr यूज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन होगा और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो। लेकिन अगर 3D स्पेस की बात करें, अगर 3D स्पेस मतलब साइमल्टेनियसली x y z तीनों में गिवन है, या x y में गिवन है, या x z में गिवन है, मतलब एक साथ दो कोऑर्डिनेट्स, तीन कोऑर्डिनेट्स गिवन है, उस केस में आपको ये यूज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू डेल V डेल x I कैप, डेल V डेल y j कैप और डेल V
डेल जेड, ये सब मैं कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ये रिलेशन आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक, अब बात यह है कि सर ये पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, तो जरा देखो यही छोटा सा जगह बचा हुआ है, मैं पार्शियल डेरिवेटिव फटाफट जो है तुरंत डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, अब जरा मेरी बात ध्यान समझना, जैसे मान लो तुमको एक फंक्शन दिया है, जैसे मान लो m दिया हुआ है, m दे दिया है, मान लो तुमको दे दिया है 2x प्लस 3y स्क्वायर प्लस या फिर माइनस 2z, ऐसा दे दिया है, और आपको कहा है कि इस m का पार्शियल डेरिवेटिव निकालिए x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, तो क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे, इसको पढ़ते हैं डो m अपॉन डो x कह सकते हैं, या डेल m अपॉन डेल x कह सकते हैं। जब आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो x को छोड़ के सारे वेरिएबल कांस्टेंट हो जाएंगे, x को छोड़ के y और z कांस्टेंट हो जाएंगे। मतलब जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे देखोगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, बाकी सब कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ये आंसर आ जाएगा। देखो कितना आसान है। ठीक, डेल m अपॉन डेल y निकालोगे तो क्या होगा, y को छोड़ के x और z क्या हो जाएंगे, जो है कांस्टेंट हो जाएंगे। डेल m अपॉन डेल y करोगे, x कांस्टेंट हो गया है तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पे देखोगे तो 3 पहले से ही है, y स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 2, 2 आगे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगा, यानी 3 गुना 6 y, और z का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। समझ रहे हो ना, चलो तो ये आ गया। इसको एक काम करो, इस पे z पावर 6 लिख देते हैं, कोई टेंशन वाली बात। अब जरा ध्यान दो, इसी तरह से डेल m अपॉन डेल z निकालो, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू z, यानी x और y अब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। डिफरेंशिएट करिए, x कांस्टेंट है 0 हो गया पूरा टर्म, y कांस्टेंट है 0 हो गया पूरा टर्म। यहाँ देखो यहाँ का डिफरेंशिएशन -2 ऐसे लिखेंगे, m पे पावर 6 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6 आगे आ जाएगा और ऊपर एक पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि -12 z 5। ठीक है, तो यही होता है पार्शियल डेरिवेटिव, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना होता है उसको छोड़ के बाकी सारे वेरिएबल्स क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। ठीक, तो अभी न्यूमेरिकल हमको इन सब पे बेसिस पे करना है। मैं बता दे रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का ये जो रिलेशन हमने देखा है, ये सारी चीजें जो डिस्कस की हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स बहुत आए हुए हैं और आने के चांसेस भी। ठीक, चलो अब अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, हमको अब देखना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने रिलेशन देख लिया, तो हमने एक चीज पढ़ रखा है पहले से ही कि कोई भी मेटल सरफेस होता है या कंडक्टर होता है, उसके अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। अब जरा एक बात ध्यान समझना कि चीजें यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है कंडक्टर के अंदर, तो वहां पे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। तो जरा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड कंडक्टर, टॉपिक हमारा वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड कंडक्टर। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, आपके पीडीएफ में ये चीजें, ये वाली चीज है, तो आप वहां से कॉपी करिएगा। जैसे हाँ, तो ये सब पढ़ लिया, तो ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस अभी बताता हूँ। ये देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ मेटल बॉडी, बाकी ये चीज तो मैंने लिखवा ही रखा है, ये भी आपको मैंने दे दिया है कि लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ मेटल बॉडी, ये हमको देखना है। ठीक, तो अब जरा समझना, ये मैं पहले समझा देता हूँ, कॉपी आप यहाँ से कर लेंगे। ठीक, अब जैसे मान लो कोई मेटल है, कोई मेटल है, ये मेटल है पूरा, कंडक्टिंग बॉडी है, इसके ऊपर हमने एक चार्ज, कुछ चार्ज जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया एक्स्ट्रा। तो चार्जेस क्या होते हैं, आउटसाइड सरफेसेस पे इनसाइड प्रेजेंट, और ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्जेस के अंदर कि इनसाइड द मेटल बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हो क्या हो, 0। ठीक, मान लो ये पॉइंट हमने ए ले लिया है, ये पॉइंट हमने बी ले लिया है। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल है VA और यहाँ का पोटेंशियल है VB। तो हमको पता है कि VB माइनस VA जो होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ A से लेके B तक इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट C। एक चीज याद रखना, इसका मतलब क्या है, A से B जा रहे हैं, और इसका मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखना, यही बोल्टन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है।
अब देखो ध्यान से, जहां पे आप देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या है, जीरो। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ही जीरो है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि VB माइनस VA की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी ना। यानी VA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VB के बराबर। मतलब एक चीज याद रखो, हमेशा याद रखना कि इनसाइड द मेटल बॉडी या इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वैल्यू जो होती है भले ही जीरो होती है, लेकिन इनसाइड द कंडक्टर हमने 2 पॉइंट लिया है, तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है। तो मतलब एक चीज समझ में आ रही है कि किसी भी आप पॉइंट को ले, हर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ये है कि इनसाइड अ मेटल बॉडी या इनसाइड अ कंडक्टिंग बॉडी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज सेम या कांस्टेंट। ठीक, आप जैसे यहाँ से देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भले जीरो है लेकिन वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो उसी वजह से आप यहाँ पे देखो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जब 2 पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस वैसे भी क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो आपने ये देखेंगे जब आप, वही देखो ये सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं कि एवरी पॉइंट ऑन अ चार्ज अनचार्ज मेटल बॉडी इज। अच्छा एक चीज और कि अभी मैं जस्ट इसके बाद इक्वी पोटेंशियल सरफेस बताने वाला हूं, तो नाम ही समझो इक्वी और पोटेंशियल। इक्वी का मतलब है इक्वल और पोटेंशियल का मतलब है पोटेंशियल। तो इक्वल पोटेंशियल, तो यहाँ पे जब एक बात बताओ, मेटल के हर पॉइंट पे जब पोटेंशियल सेम दिख रहा है उसको हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं। एवरी पॉइंट ऑफ चार्ज या अनचार्ज मेटल बॉडी इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मेटल बॉडी कोई भी होगा उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। फ्रॉम द आउटर सरफेस द मेटल बॉडी ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेटेड एंड टर्मिनेटेड नॉर्मल टू द सरफेस। अरे ठीक है ना यार, ये तो पता ही है आपको कि हमेशा नॉर्मल पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, मेटल सरफेस पे। मतलब एक चीज समझ में आया कि मेटल सरफेस के इनसाइड पॉइंट पे, मेटल सरफेस के इनसाइड पॉइंट पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। यानी कि मेटल सरफेस जो होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ये हमेशा आपको क्या करना है, याद रखना है। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, अगला टॉपिक जो है हमारा वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप हेडिंग डाल सकते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस, नाम से ही क्लियर है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है कि द लोकस ऑफ पॉइंट्स, द लोकस ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, ऐसा एक लोकस पॉइंट्स का जिनपे हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा। उसी को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल हमने देखा कि मेटल बॉडी जो होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। मेटल बॉडी क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। हमने प्रूव भी कर लिया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और एक कॉन्सेप्ट आपको पता है कि मेटल बॉडी पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमेशा नॉर्मल पड़ती हैं, वो भी पता है आपको, वो एक्सप्लेन भी किया गया है भाई, ठीक है। तो नॉर्मल पड़ती हैं। तो अब जरा एक बात समझो, इसका मतलब मेटल बॉडी इक्विपोटेंशियल सरफेस और मेटल बॉडी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल। यानी कि इक्विपोटेंशियल, कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा और हमेशा क्या होंगी, 90 डिग्री पे होंगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, हमेशा हमेशा 90 डिग्री पे होंगी। एक पॉइंट, कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस का, लिखने का भी दिखा दूंगा आपको। दूसरी बात कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप देखोगे हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जीरो। अब समझो वर्क डन जो है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस Q टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसी का बस नेगेटिव। एक बात बताओ, जब Q टाइम्स ये वर्क डन जो है, जब Q टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जो वर्क करना पड़ता है वो जीरो वर्क करना पड़ता है। फिर से समझो, किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, जैसे मान लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके हर पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर आपको किसी चार्ज क्यू को लेके जाना है तो आपको वर्क कितना करना पड़ेगा, जीरो वर्क करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क हो या एक्सटर्नल एजेंट का वर्क हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस से जो वर्क होता है जीरो होता है। यानी कि कंडक्टर के ऊपर चार्जेस का मूव करना, चार्ज अगर मूव करते हैं कंडक्टर के ऊपर तो जो है उसको क्या करना, जो वैसे तो मूव कर ही नहीं सकते,
ठीक है। तो अगर मूव करते भी हैं तो जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या होगा, 0 होगा कंडक्टर में। अब जरा ध्यान दो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस को, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे मान लो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो गया, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे क्या होती है, नॉर्मल होती है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से नॉर्मल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होती है। अब एक कॉन्सेप्ट समझो, इस इक्विपोटेंशियल पे कोई चार्ज है पॉइंट ए पे या एक्स पे, इस पॉइंट एक्स से इस वाले इक्विपोटेंशियल के किसी पॉइंट वाई पे हमको इस चार्ज को क्या करना है, मूव कराना है। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस तक जाने में हमको वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो पोटेंशियल होगा वो अलग होगा और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो पोटेंशियल होगा वो अलग होगा। कैसे पता चल रहा है सर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल में मूव करती है। अगर पोटेंशियल अलग नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, मतलब इसका पोटेंशियल कम, इसका पोटेंशियल ज्यादा। ठीक है, तो मतलब दोनों, आप देखो ये x का मान लो 2 वोल्ट का पोटेंशियल, ये y का मान लो 1 वोल्ट का पोटेंशियल, तो ये 2 वोल्ट का पोटेंशियल, इस पे हर पॉइंट का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, इस पे हर पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट है। तो मतलब इस पे चार्ज को आप इस सरफेस पे ही कहीं मूव कराते हैं तो 0 वर्क करना पड़ा, इस सरफेस पे ही ये वाले चार्ज को कहीं मूव कराते हैं 0 वर्क करना पड़ा। लेकिन इस चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव आप कराएंगे, आपको वर्क करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क होगा कितना, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो चार्ज Q है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो उस हिसाब से जो है आप वर्क निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स। अब आपको मैं सारी चीजें दिखा दे रहा हूं। तो ये क्या है, अ सिस्टम इन विच एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज सेम कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये हमने प्रूव भी कर लिया कि भाई जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है, तो वर्क डन, ये पोटेंशियल क्या होगा, ए और बी का सेम होगा। ठीक है, तो ये डाइपोल की बात कर रहा था कि वर्क डन इन डाइपोल, नहीं सॉरी डाइपोल नहीं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम ए टू बी 0, ए से बी पे चार्ज को आप मूव करेंगे परपेंडिकुलरली। ध्यान रहे, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ नहीं बना है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर आप चार्ज को मूव कराते हैं तो वर्क डन जो होगा आपको 0 करना पड़ेगा। क्यों 0 करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं, ये बात आपको ध्यान देनी। यहाँ पे आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 होगा, यानी कि वर्क डन आपको क्या करना पड़ेगा, ए से बी तक मूव कराने में 0 करना पड़ेगा। इन इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस, अ सरफेस ऑफ विच एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल every point direction of electric field is normal to the surface is an equipotential surface and vice versa। देखो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल कोई भी सरफेस आप बनाओगे वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। या आप ऐसा कह सकते हो कि कोई ये यहाँ पे इस तरह का कोई यहाँ पे जो है सरफेस बना हुआ है, उसके परपेंडिकुलर कोई लाइन बनाओगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक, अब ध्यान दो, यहाँ कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिख रहे हैं, ये तो मैंने हाथ से बनाया तो बुझ गया है। अभी आपको मैं क्लियर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिखाता हूँ अलग अलग बॉडीज के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा कुछ पॉइंट्स हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के रिगार्डिंग। क्या क्या पॉइंट्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस, समझ में आ गया। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। एक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस का अभी मैंने डिस्कस किया कि दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, अगर वो इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आने लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अ चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब कंडक्टिंग बॉडी कैसी भी होगी वो पूरी बॉडी क्या होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, यानी कि उस पे भी आपको चार्ज को मूव कराने में वर्क करना पड़ेगा 0। ठीक है, अब एक और चीज देखना, ये देखो ये चीज हमको पता है ना, E = -dV/dr, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया हूँ। तो यहाँ से आपको एक बात पता चल रही है कि यहाँ से आप देखोगे तो dr जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के, भानु अपना बंद करो जरा माइक, तो हमने यही देखा कि ये जो है यहाँ पे dr जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। dr क्या है वैसे, dr जो है स्पेसिंग बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। ठीक है, जैसे ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस थे, इनके बीच का जो है दूरी है वही है dr। अब जरा मेरी बात ध्यान समझो, इसका क्या मतलब हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जितना ज्यादा क्लोज इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा उनके बीच में। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी क्लोज होती थी
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होता था, उसी तरह से यहाँ भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस जितना ज्यादा क्लोज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू भी जो होगी उतना ही ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी। ठीक, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता जाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बीच की दूरी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो अभी ये चीज अभी मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम, उसको घबराइए मत। When all charges are at the surface of conductor is always equipotential surface, ठीक है, चार्जेस रेस्ट में हो तो equipotential surface होगा। When all charges are at rest, the electric field just outside the conductor is perpendicular, ये भी बात आपको पता है, ये एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लीजिएगा। When all the charges are at rest, the entire solid volume of a conductor is at same potential, the solid volume of conductor वही बोल रहा है। लेकिन एक चीज समझो, यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है कि all the charges are at rest, मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में ही ये सारी चीजें वैलिड होती हैं, जितना भी आप पढ़ रहे हो कि चार्जेस रेस्ट में होंगे तभी जो होगा कंडक्टर का सरफेस इक्विपोटेंशियल बोला जाए, और चार्जेस रेस्ट में होंगे, यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड नीड नॉट टू बी कांस्टेंट ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो वो जरूरी नहीं है, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, हर पॉइंट पे वो कांस्टेंट होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी नहीं है कि सेम हो या ना हो, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो। ठीक, अब जरा ये टॉपिक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो ये कंडक्टर है, उसमें हमने एक कैविटी बना लिया है, ठीक, ये सरफेस ऑफ कैविटी आपको दिख रही है ये वाली, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि ए कैविटी इन अ कंडक्टर इफ द कैविटी कंटेन्स नो चार्ज, कह रहा है कि यहाँ पे कैविटी के अंदर कोई चार्ज ना हो, एवरी पॉइंट इन द कैविटी आर एट सेम पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक फील्ड is zero everywhere in the cavity and there is no charge, surface charge density on the surface of cavity। अरे यार, मैंने पहले ही बता रखा है कि जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे अगर कोई चार्ज रख दिया जाए कैविटी के अंदर, मैंने बताया था कि यहाँ एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा आता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, पहले डिस्कस किया जा चुका है। तो वही कह रहा है कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज ना हो, कोई चार्ज यहाँ पे ना हो तो क्या होगा, अगर कोई चार्ज नहीं, जैसे यहाँ कोई चार्ज नहीं, तो यहाँ कंडक्टर के अंदर सारे पॉइंट्स का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो वही कह रहा है कि कैविटी का सरफेस जो होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम करेगा। ठीक, ठीक है, और यहाँ पे जो है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी नहीं होगी, कैविटी के सरफेस पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। यही यहाँ पे बात कह रहा है कि अगर यहाँ कोई चार्ज नहीं रहेगा तो ये पूरा का पूरा सरफेस जो होगा, कैविटी का भी सरफेस होगा, वो भी इक्विपोटेंशियल की तरह काम करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। अब बात यह है कि सर यहाँ चार्ज आ जाए तो क्या होगा, चार्ज आ जाएगा तो यहाँ मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आने लगते हैं, वो सब आप बना चुके हैं, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है। तो उस केस में कैविटी पे जो है पोटेंशियल चेंज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ चार्ज आ जाएगा तो उसकी वजह से दूरी जो है उसमें डिस्टेंस जो है हर पॉइंट का अलग अलग हो जाएगा, तो पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होने लगेगी, चेंज होने लगेगी। तो अभी तो चार्ज ना होने का केस हमने देखा है। We can choose any Gaussian surface, choose the shape of equivalent। हाँ, यहाँ पे कह रहा है कि we can choose any Gaussian surface that's convenient, we are not free to choose the shape of equipotential surface। कह रहा है कि Gaussian, जैसे मैंने गॉस लॉ पढ़ाया था, मैंने बोला था कि गॉस लॉ किसी भी तरह के क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। तो गॉस लॉ के लिए कोई भी क्लोज सरफेस हम चूज कर सकते हैं, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा भी चूज हम कभी नहीं कर सकते। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा नहीं है कि रैंडम कुछ भी इक्विपोटेंशियल सरफेस चूज कर लिया। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोर्ड पे ही बता दे रहा हूँ, या आप चाहो तो इसमें पढ़ लो। जैसे मान लो, जैसे देखो यार, देखो भाई, जैसे मान लो कि एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल VA है, यहाँ का पोटेंशियल VB है। ठीक, यहाँ पे हमने क्या लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। क्या ले लिया? एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब VB माइनस VA जो है वो है 1 वोल्ट। VB माइनस VA क्या है? 1 वोल्ट। तो अगर आप एक चीज समझिए, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे या फिर आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस लिखेंगे इनका, मतलब डेल्टा यू लिखेंगे, Q इंटू डेल्टा वी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। ये रिलेशन पहले ही बताया जा चुका है कि पोटेंशियल एनर्जी, अरे भाई, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट Q इंटू डेल्टा वी होता है, तो वर्क डन ही तो पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी Q इंटू डेल्टा वी हो जाएगी। अगर चार्ज की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के वैल्यू के बराबर कर दें, मतलब 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 1 वोल्ट कर दे दोनों पॉइंट के बीच में, तो जो हमारा डेल्टा यू आता है वो जो आता है वो आ जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या जाता है?
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वही समझाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो देखोगे तो तुमको दिखाई देगा। देखो यहाँ पे पहली बात की कुछ बच्चे ये भी कंफ्यूज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा गया है एक आध बार कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है, तो उनको लगता है कि पोटेंशियल का यूनिट होता है, क्योंकि वोल्ट पोटेंशियल का होता है, तो उनको लगता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी पोटेंशियल का यूनिट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये यूनिट ऑफ एनर्जी है, ठीक। ये ऐसा यूनिट होता है एनर्जी का जो हम एटॉमिक या न्यूक्लियर सिस्टम के लिए यूज करते हैं। तो वही वाली सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कर दें और चार्ज की वैल्यू हम इतनी ले लें, तो हमारा जो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 1.6 × 10⁻19 जूल, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था और ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, ठीक। तो ये जो है आपका ऐसा खत्म हुआ। अब जरा ध्यान देना कुछ और बातें। तो आप लोग एक काम करिएगा, आपको कुछ चीजें जो है यहाँ पे देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में मिलेंगी, यहाँ से पढ़िएगा, सारा चीज मैं जो है डिस्कस कर चुका हूँ और ये चीजें नोट्स में आप लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, तो जैसे मान लो पॉजिटिवली चार्ज है अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो स्पेरिकली आउटवर्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर सरफेस अगर आपको बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर सरफेस आपको बनाना है, तो यहाँ पे इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपका जो परपेंडिकुलर सरफेस होगा वो स्पेरिकल होगा। तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, स्पेरिकल। कुछ लोग कहेंगे सर जी सर्कुलर है, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चारों तरफ से निकलती हैं 3D स्पेस में, वो आपको पहले ही बताया जा चुका है। तो उसके परपेंडिकुलर बनाने के लिए यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस भी जो होगा वो कैसा होगा, स्पेरिकल होगा। डॉटेड लाइन जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बाकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब देखो जितनी, ये देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं, या सॉलिड लाइंस जो है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस ज्यादा है। तो आप देखो डॉटेड लाइन भी देखो कितनी क्लोज है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं स्पेसिंग बढ़ते जा रही है, ठीक। यहाँ पे पैरेलल फील्ड लाइंस है, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है, तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर शीट्स बनते हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट शीट्स होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह, ठीक। जैसे मान लो यहाँ का ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो हमारा पोटेंशियल है वो V1 बोल रहा है, इस पॉइंट का भी V1, इस पॉइंट का भी V1, इस पॉइंट का भी V1 होगा, और इस पे हमको वर्क डन नहीं करना पड़ेगा चार्ज को मूव कराने के लिए। और ये वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो यहाँ पे पोटेंशियल है वो V2 है, इस पॉइंट का भी V2, इस पॉइंट का भी V2, इस पॉइंट का भी V2। तो यहाँ भी अगर चार्ज को आपको इस सरफेस पे कहीं भी मूव कराना, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव कराना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक डाइपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात किया, तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने देख रखा है, लेकिन ये देखो ये डॉटेड लाइंस जो है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे इस तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये सब पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है, तो देखो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, ये आपको देखना है। 4 ऑप्शन बना के आ गया तो उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक। और बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ देखो मान लो एक पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे प्लेट है, तो पहला चीज तो तुमको इसमें कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी इसकी। देखो सरफेसेस पे ये देखो परपेंडिकुलर पड़ेंगी, इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता हुआ दिखेगा। बाकी इक्विपोटेंशियल सरफेस ये इस तरह के आपको स्फेरिकल दिखेंगे, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर निकलती है तो हमेशा हम कोशिश करते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो है क्या हो, परपेंडिकुलर, ठीक। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन आपने कर ही लिया है, कुछ और क्वेश्चन हमको करने हैं, जैसे ये क्वेश्चन बचा रह गया था, तो इस क्वेश्चन को फटाक से करते हैं। तो ये वैल्यूज दे रखी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू दिया हुआ है आई जे के कैप में, और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दिया हुआ है ये चीज, और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दिया हुआ है ये चीज। तो पोजीशन वेक्टर देख के डरना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देख के पागल हो जाएंगे पोजीशन वेक्टर, लेकिन परेशान नहीं होना है। अब जरा ध्यान दो, हमको निकालना है वी ए बी कह रहा है निकालना है, यानी कि हमको वी ए माइनस वी बी निकालना है, ठीक है। वी ए माइनस वी बी निकालना है। अब यार मेरी बात ध्यान समझना, ये क्या होता है, माइनस ई डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि आपको करना पड़ेगा आर ए बी वेक्टर। समझो, 2 पॉइंट्स के बीच का हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना पड़ता है यहाँ पे, ई डॉट डीएक्स, डीएक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो आर ए बी। अब एक बात समझो ध्यान से, यहाँ वी ए बी का मतलब वी ए माइनस वी बी तो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब वेक्टर में पढ़ाया था तो आर ए बी का मतलब क्या होता है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। आर ए बी मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ये क्या है, माइनस ई वेक्टर डॉट आर बी माइनस आर ए,
तो कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ आर ए बी की जगह आर बी माइनस आर ए आपने लिख दिया और यहाँ वी ए बी की जगह वी ए माइनस वी बी लिख दिया। तो देखो यार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये अलग सीन है और ये वेक्टर में आप पहले से ही पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन एकदम नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा साइन बदल जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान देना। तो अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे माइनस ई की अगर बात करें तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, बाकी डॉट प्रोडक्ट आर बी माइनस आर ए करोगे तो क्या आएगा, 2i कैप माइनस आई कैप माइनस ऑफ सॉरी जे कैप माइनस 2j कैप, कुल मिला जुला के कितना आएगा 3k कैप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस 3j कैप सॉरी आई जे कैप माइनस ऑफ माइनस 2j कैप, तो 3j कैप और माइनस 2k कैप और माइनस k कैप माइनस 3k कैप, ऐसा हुआ। डॉट प्रोडक्ट लीजिए, माइनस टाइम्स आई का क्या हो जाएगा 2 और 3 और 3 9 और प्लस 4 और माइनस 3 माइनस 12, तो 9 2 11 और ये आया माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा प्लस 1 वोल्ट, वीएवी की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस 1 वोल्ट, ठीक है। ये ध्यान। चलो भाई देखो, थोड़ा सा यहाँ पे जो है गड़बड़ हुआ है, क्योंकि न्यूमेरिकल जो आपको दिख रहा था वहां पे कुछ ये लिखा नहीं है कि जो है यहाँ पे आप देखोगे तो न्यूमेरिकल में कहीं लिखा नहीं है कि पॉइंट ए फाइनल है या पॉइंट बी फाइनल है, बस वीएबी पूछा है। इस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। जरा देखो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हल्का सा साइन में दिक्कत आया, मैंने कहा है ना थोड़ा भी गड़बड़ करोगे साइन में परेशानी हो जाएगी। एक चीज थोड़ा सा ध्यान से समझना, जैसे मान लो वीएबी पूछा है तो वीए माइनस वीबी आया, तो हम जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, तो आपको यहाँ मानना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं लिखा है तो ए को फाइनल मानना पड़ेगा, ए और बी, ए को फाइनल मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ता है, तो आर वेक्टर आप लिखोगे तो यहाँ पे बी ए ये फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ता है, ठीक है। आर ए माइनस आर बी, फिर से बोल दे रहा हूँ क्या कहने का मतलब है। मान लीजिए आपसे वी ए भी पूछा है तो वी ए माइनस वी बी, तो हमको अगर यहाँ नहीं लिखा है कि कौन सा पॉइंट इनिशियल है कौन सा पॉइंट फाइनल है, इसके हिसाब से आप काम करें कि ए पॉइंट देखो हमको डिफरेंस निकालना है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल हम हमेशा करते हैं डिफरेंस, तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब पॉइंट ए फाइनल है पॉइंट बी इनिशियल है, तो जब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं तो उसमें भी फाइनल माइनस इनिशियल ही करते हैं। जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे साइन में बदलाव आ जाएगा, मतलब आई माइनस 2i माइनस आई और माइनस 2 माइनस ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप करोगे ये प्लस आएगा ये माइनस आएगा ये माइनस आएगा, कुल मिला जुला के यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, अभी ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से चलेंगे आप फाइनल माइनस इनिशियल, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में भी आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा, ठीक। एक और हम न्यूमेरिकल करते हैं जल्दी से, ये हो गया, ये वाला करो। ये आपका क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 10 न्यूटन पर कूलम का और इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये ए बी सी ऐसे हैं, ठीक। तो आपको करना क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड 2 मीटर दिया हुआ है, आपको करना क्या है, आपको निकालना है वीए माइनस वीबी, पहली बात, और दूसरी चीज निकालनी है वीबी माइनस वीसी। आपको मैंने बोला था कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, कैसे पता चलेगा, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट वैल्यू है, तो आपको ई इंटू डी यूज करना है, वो भी बिना साइन के। और साइन कौन डिसाइड करेगा कि किस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हायर है किस पॉइंट का लोअर है। तो अब जरा ध्यान देना, अब सर -10 और 20 आ रहा है, क्या क्या दीपक, -10 और 20 आ रहा है क्या? हाँ मैच करना अभी कर रहा हूँ। अब ध्यान दो, तो यहाँ पे अगर आप वी ए माइनस वीबी की अगर आप बात करोगे तो ई इंटू डी तो यूज करना है, लेकिन यहाँ पे जो हम डी लेते थे वो एलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, ये भी कॉन्सेप्ट आपको पता है। लेकिन यहाँ पे तो ये दूरी 2 मीटर ये दे रखी है, तो क्या करें, एलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड लेने के लिए आपको ये एंगल आपको पता है 60 डिग्री है, मतलब इस 2 मीटर को इधर की तरफ आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, मतलब जो एक्चुअल दूरी हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, वो इसके लिए ए बी के लिए आपको इधर की तरफ क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब तुम समझो तुमको आ रहा होगा सर रिजॉल्व करेंगे यही चीज तो आ जाएगा, अरे नहीं, रिजॉल्व करोगे तो ये आएगा ये, ठीक। तो इसका ये कंपोनेंट, ठीक। अब जरा ध्यान दो, तो वीए माइनस वीबी अगर आप करते हो तो अभी साइन नहीं लिख रहा हूँ मैं, साइन अभी बाद में डिसाइड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये दूरी होगा, इसको अगर एक्स कह रहे हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी
एक्स की वैल्यू आ जाएगा। अब देखो इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो cos 60 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, तो बेस की वैल्यू कितनी आएगी 2 cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है, तो 2 से कटा कितना आया 1, तो यहाँ पे आपको 1 लिखना पड़ेगा, ये ध्यान देना है। अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लेना पड़ता है डिस्टेंस, ठीक। अब प्लस लेंगे सर कि माइनस लेंगे, क्या करेंगे, तो VA माइनस VB। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, B से A की तरफ जा रही है, B से A की तरफ जा रही है, मतलब डिक्रीजिंग पोटेंशियल पे है ये, सॉरी ये लोअर पोटेंशियल पे, हायर पोटेंशियल पे, लोअर माइनस हायर करेंगे तो वैल्यू कितनी है नेगेटिव में ध्यान रखना पड़ेगा, -10 × 1 यानी -10 होगा वोल्ट आएगा। इसी तरह से VB माइनस BC करेंगे तो B और C तो अभी तो अलोंग है ना इलेक्ट्रिक फील्ड पे, कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब 10 और दूरी हो जाएगी 2, ठीक है। लेकिन अब प्लस या माइनस तो VB माइनस BC करना है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो C में से सॉरी C जो है लोअर पोटेंशियल पे है, B जो है हायर पोटेंशियल पे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है B से C की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे B हायर पे है C लोअर पे है, तो प्लस में जाएगा यानी कि 20 वोल्ट आ जाएगा, ठीक। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। शिवेंद्र हुआ क्या? हाँ सर। भानु? यस सर। ठीक है। अंशुल? चलो दीपक तुम्हारा आ गया था ना? हाँ सर आ गया। चलो ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है सर हाँ दीपक बोलो। सर उस क्वेश्चन में अगर A to C पूछ दिया होता तो कैसे निकलता सर, डिस्प्लेसमेंट तो अपोजिट हो जाता ना। बात तो एकदम सही है। चलो ठीक है, अब पूछ दिया है तो उसको कर ही देते हैं। एक मिनट क्या पूछा होता, VA माइनस VC? हाँ सर। ठीक है, देखो जरा मुझे दिखा दो, एक चीज दिखा बोल रहा हूँ, मुझे बता दो कि VA माइनस VB कितना आया था? -10 आया था। और VB माइनस VC कितना आया था? 20 आया था। 20 आया। दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे देखोगे ये कट जाएगा, VA माइनस VC कितना आ जाएगा? कुछ परेशान होने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। ठीक है सर। वहां डिस्टेंस डिस्टेंस देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे अगर मान लो देख के करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, तो बता दे रहा हूँ। देखो कैसे, इसका भी आपको प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसा है, ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक। तो ये वाली दूरी जो आएगी ये वाली अभी भी जो है, ये अगर x बोल रहे हैं ये 1 मीटर आएगी, ठीक है। तो VA माइनस VC आपको निकालना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि A हायर पोटेंशियल पे है कि C हायर पोटेंशियल पे है। जब आप देखोगे तो पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आगे बढ़ रही है, मतलब C लोअर पे है और ये हायर पे है, तो VA माइनस BC जब आप निकालोगे तो पक्का पॉजिटिव आने वाला है। E इंटू डिस्टेंस हमको लिखना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 थी, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 लिख दिया, इंटू डिस्टेंस की बात करोगे तो वो तो 1 हमने लिख ही रखा है, तो 10 × 1 करोगे तो उस तरह से भी आ जाएगा। अब उसी केस में VC माइनस VA करना होता है, तो VC जब VA माइनस VC 10 आ गया तो VC माइनस VA क्या आ जाएगा -10। तो कुछ भी पूछे बस आपको अपना कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, ठीक है। और बाकी एक तरीका ये भी है, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो यार। अब जरा इसमें मेरी बात, डिस्प्लेसमेंट हाँ बोलो जो बोलो। डिस्टेंस निकल रहा है उसका डायरेक्शन नहीं देखेंगे क्या कि अपोजिट होगा कि उसी के अलोंग होगा? नहीं कुछ नहीं देखना है, यही तो यूनिफॉर्म का जो मैंने बताया है, कुछ देखना उतना नहीं है। E इंटू डी कर देना है आपको, डी मतलब कि उन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस या प्लस कैसे डिसाइड होगा, वो VA माइनस VC या VC माइनस VA से डिसाइड होगा कि कौन सा पोटेंशियल बड़ा है कौन सा छोटा है, समझ रहे हो, उसके साइन से हम डिसाइड करेंगे। तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करेंगे तो प्लस आएगा, छोटे वाले में से बड़ा वाला माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, ये कॉन्सेप्ट है बस, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अब हमको देखना है डाइपोल के वजह से हमने टॉर्क पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रखा है, हमने वर्क डन पढ़ रखा है, और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी सारे पॉइंट्स में पढ़ रखा है, लेकिन एक चीज अभी तक बचा रह गया है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगला आप हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत आसान, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल।
इसमें भी केस 1, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में केस 1, केस 2, केस 3 होता था, एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट और जनरल पॉइंट। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, एक्सियल पोजीशन की बात करने वाले हैं, एक्सियल पोजीशन की बात करने वाले। मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है माइनस, देखो बहुत शानदार है, बहुत आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत ही आसान है। ये प्लस Q, ये जो दूरी है इसकी वो है मान लो 2a, हम मानते थे ना, 2a मानते थे कि L मानते थे, जो भी मानते हो, ठीक है, तो मान लिया। बाकी ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से किसी पॉइंट पे यही एक्सियल पॉइंट होता है, ये दूरी मान लो x, x दूरी पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है। अरे कितना आसान है, तुम देख लो, अगर r मानते थे तो r ले लो, तुम जो भी था, मुझे याद नहीं है, x ही लो, तो ठीक है, मानना ही है, क्या टेंशन। अब जरा मेरी बात ध्यान समझो कि कितना आसान है वो ध्यान समझना। पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है, तो पॉइंट P पे किस किस चीज की वजह से पोटेंशियल होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा V माइनस क्यू का भी होगा, और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा V प्लस क्यू का भी होगा, ठीक है, ये पोटेंशियल होगा। अब अगर आप नेट पोटेंशियल लिखोगे पॉइंट P पे, तो वो क्या होगा, V प्लस क्यू माइनस V माइनस क्यू, दोनों क्या करेंगे, एड अप कर देंगे, सॉरी प्लस प्लस, V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू, एड अप कर देंगे। तो V प्लस क्यू की अगर आप बात करो तो V प्लस क्यू क्या होगा, प्लस क्यू से ये P पॉइंट कितने दूरी पे, ये जो दूरी है वो है x। अब x में से a माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, हमारा ये वाली दूरी आ जाएगी। तो k q अपॉन दूरी, x में से a क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है, प्लस। अब माइनस क्यू के वाले से अगर हम देखें पोटेंशियल लिखना चाहें तो माइनस क्यू से ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये यहां से यहां तक तो x है, बाकी ये वाली दूरी a हो जाएगी क्योंकि मिड पॉइंट है, a हो जाएगी, a प्लस x, ठीक है। तो k, और मैंने बोला है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखते टाइम आपको साइन का ध्यान देना है, माइनस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक। तो के क्यू अपॉन एक्स, सॉरी के क्यू कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा है, एक्स माइनस ए, एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस ए, और यहाँ देखो माइनस एक्स प्लस ए, ये बच गया है, ठीक है। तो यहाँ पे के क्यू, यहाँ एलसीएम आप ले लोगे, x माइनस ए, एक्स प्लस ए, ये एलसीएम ले लिया आपने, ठीक है, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस ए, और यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस ए खत्म, तो x माइनस ए। ध्यान देना ये ब्रैकेट वगैरह ये डायरेक्ट लिखोगे तो गलतियां हो जाएंगी, तो यहाँ पे जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखोगे x से x कट जाएगा, बाकी ये माइनस माइनस प्लस होकर 2a हो जाएगा, तो v नेट p क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा k क्यू a प्लस ए 2a अपॉन, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यार मेरी बात ध्यान समझो, ये तो Q इंटू 2 क्या होता है, चार्ज इंटू चार्जेस के बीच की दूरी क्या होती है, P होती है, डाइपोल मूवमेंट होता है, यानी कि K P अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये जो होगा P पॉइंट का जो आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक। अब बात यह है कि अगर ये x की वैल्यू बहुत बड़ी हो गई a से, अजम्पशन है इफ x की वैल्यू जो है ये बहुत बड़ी हो गई a के, क्योंकि a क्या है, डाइपोल है, डाइपोल जानते हैं बहुत स्मॉल होता है, तो v नेट p जो होगा kp, यहाँ a क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा हो गया, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर, तो पॉइंट p पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो क्या आता है, kp अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। तो इसको आपको ध्यान देना है। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल पोजीशन पे क्या होता है, डाइपोल की वजह से। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सेकंड केस देखना है हमको, कहां, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमको देखना है। इक्वेटोरियल पोजीशन पता है माइनस क्यू, ये हो गया, तो हो गया प्लस क्यू, ये हो गया मिड पॉइंट, दोनों के बीच की दूरी हो गई 2a। अब यहां से जो है किसी x दूरी पे पॉइंट P पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो हमने देखा था ये वाली डिस्टेंस आपको डायरेक्ट डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, पूरी दूरी 2a है, तो ये वाली दूरी हो जाएगी a, फिर ट्रायंगल में आप देखोगे तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी हो जाएगी। ये कितना आसान है इस बात से समझना, जैसे e माइनस क्यू अगर आप लिख रहे हो, सॉरी v माइनस क्यू अगर आप लिख रहे हो, मतलब माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वो क्या हो जाएगा, k
इंटू चार्ज अपॉन दूरी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर आप v प्लस क्यू की वजह से लिख रहे हो क्या हो जाएगा, k इंटू चार्ज अपॉन दूरी, दूरी कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब नेट जो होगा p पॉइंट पे वो क्या होगा, दोनों को एड अप कर दिया जाए। देखोगे आप तो सारी चीजें सेम है, बस चार्ज का साइन अपोजिट। जब एड अप करोगे v माइनस क्यू प्लस v प्लस क्यू, दोनों कैंसिल आउट होकर वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो। ये बात आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। तो एक्सियल पोजीशन पे क्या होती है, kp अपॉन एक्स स्क्वायर, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होती है, जीरो। और देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने करा तो पूरा डायरेक्शन वगैरह बनाना पड़ा। तो भाई यही आसान है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई डायरेक्शन वगैरह की नीड नहीं है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ये हमने देख लिया इक्वेटोरियल पोजीशन पे। आप इसका भी देख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए इसको। अब अगला जो हमारा है केस 3, ठीक है, केस 3 जो है हमारा वो क्या है, समझने वाली बात है। जनरल पॉइंट में कि जनरल पोजीशन पे जो है क्या होगा, जनरल पोजीशन ध्यान दो। जैसे मान लो ये माइनस क्यू है, यहाँ पे ये देखो बहुत आसान होता है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट से आपको जो है इसी पॉइंट पी पे जो कि थीटा एंगल पे है, आपको इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल निकालना है पी पॉइंट। अब एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी पी इधर ही होगा ना, माइनस से प्लस की तरफ। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, जैसे जनरल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का किया था, इसका भी करेंगे। क्योंकि बुक्स में जो आपके प्रूफ दिए हुए हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, आप चाहे तो समझ लीजिएगा, लेकिन ये मैं बहुत आसानी से बताता हूँ। अब देखो माइनस से प्लस की तरफ जो है ऐसा जाएगा, इसका दो कंपोनेंट, इधर की तरफ जो आएगा वो जाएगा पी कॉस थीटा, और इधर की तरफ जो आएगा इसके परपेंडिकुलर वो आ जाएगा पी साइन थीटा। पी कॉस थीटा जो होगा उसके लिए, ये वाले डाइपोल मूवमेंट के लिए ये पी पॉइंट जो होगा एक्सियल का काम, और पी साइन थीटा के लिए ये पी पॉइंट जो होगा इक्वेटोरियल का काम करेगा। तो जो पोटेंशियल होगा इसको P1 बोलते हैं, इसको P2 बोलते हैं। तो P1 के लिए जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, पॉइंट P पे वो क्या होगा, वो हो जाएगा तुम्हारा K P1 अपॉन, अगर दूरी ये x है सॉरी, K P1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही होगा ना। एक्सियल का हमने पहले ही निकाल रखा है, क्या होता है Kp अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन इस केस में P की जगह हम क्या रखेंगे, P1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, P cos थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, ये VP1 आया, मतलब इस वाले की वजह से पॉइंट P पे। अब अगर आप VP2 देखोगे कि इस वाले की वजह से इस पॉइंट P पे क्या होगा, तो इस P साइन थीटा की वजह से पॉइंट P जो होगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन की तरह काम करेगा। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमको पता है कि पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। यानी कि जो नेट आएगा V नेट FP आएगा, इन दोनों का क्या होगा, सम। जब आप सम करोगे P cos थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो चेक कर सकते हैं, जैसे इस पॉइंट P को यहाँ रख दिया जाए, ऐसे घुमा के आप ले आओगे तो थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, वो एक्सियल पोजीशन हो जाएगा। जैसे ही आप थीटा की वैल्यू जीरो करोगे, cos जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। तो देखो यहाँ पे सॉरी यार के भी आएगा ना यहाँ, वहां पे क्या आ जाएगा, Kp अपॉन एक्स स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है। जब जैसे इस पॉइंट P को यहाँ लेते आओगे, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, तो यहाँ पे थीटा की जगह जैसे 90 करोगे वैल्यू जीरो हो जाएगी। देखो वहां पे अब हमने इक्वेटोरियल निकाला था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ रहा था, जीरो आ रहा है। तो ये जो है जनरल पॉइंट के लिए आता है Kp cos थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है डाइपोल की वजह से। तो ये भैया डाइपोल के लिए हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमको देखना है, बिना ब्रेक लिए देखना है। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, हमको देखना है कि हमने सॉलिड स्फीयर का अलग अलग केस देखा था। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रखे। तो उसी तरह से सॉलिड स्फीयर के केसेस में वो कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमको आगे का टॉपिक देखना है। तो हेडिंग डाल सकते हैं आप कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर को मैंने बोला था क्या क्या चीजें कह सकते हैं, हॉलो स्फीयर हो तो भी वही बात, और सेल हो, कंडक्टिंग सेल हो SHELL वही बात, ठीक है। तो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं, हेडिंग डालिए। तो अब हम सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पे
चार्जेस जब आप प्रोवाइड करेंगे, कंडक्टिंग है तो सारे चार्जेस जो होंगे आउटर सरफेस पे रिसाइड कर जाएंगे यहाँ पे ऐसे। ये रेडियस मान लो r है, ठीक। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का किया था वैसे यहाँ भी करेंगे। 3 पॉइंट्स पे निकालना है आपको, आउटसाइड पॉइंट, सरफेस पॉइंट, इनसाइड पॉइंट। आउटसाइड पॉइंट को a मान लें, सरफेस पॉइंट को b मान लें और इनसाइड पॉइंट को c मान लें। तो पहला केस कि r ग्रेटर देन r, मतलब आउटसाइड पॉइंट की बात हो रही है। तो आपके गुरुजी ने समझाया था कि कभी भी आउटसाइड पॉइंट की बात हो या सरफेस पॉइंट की बात हो, सारे चार्जेस को हम सेंटर पे कंसीडर कर सकते हैं। ये बात आपको बताई गई। मान लीजिए कि ये सारा चार्ज क्यू था, ये क्यू चार्ज को सेंटर ओ पे अगर कंसंट्रेट कराने हैं तो सेंटर ओ से लेकर के ये पॉइंट ए तक की जो दूरी है वो स्मॉल r है कि नहीं है। तो कोई भी चार्ज q से r दूरी पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा। तो अगर आपको VA निकालना है तो सीधे सीधे k q अपॉन r, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हमने किया क्या, हमने किया ये कि हमने सारे चार्जेस को सेंटर पे कंसंट्रेट करा दिया, ये सब मान लिया हमने अजम्पशन। ये पहले बातें डिस्कस हो चुकी हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते टाइम। तो k q अपॉन r होता है आउटसाइड। अगर आप सरफेस पॉइंट की बात करोगे r बराबर r की, तो सरफेस पॉइंट के लिए भी मैंने ये बात बता रखी है कि सारे चार्जेस को आप कहाँ क्या कर सकते हैं, सेंटर पे कंसंट्रेट करा सकते हैं। जब आप कंसंट्रेट कराओगे तो VB की जो वैल्यू आएगी वो k q अपॉन बस यहाँ पे कैपिटल r आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी इस पॉइंट पे निकालना है, सारे चार्ज यहाँ पे है, तो दूरी कितनी r। अब जरा इनसाइड पॉइंट की बात करें तो हमको पता है कि इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है, लेकिन हमने ये टॉपिक आज ही के लेक्चर में पहले देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो होगा, ये कतई नहीं। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंडक्टर पे हमेशा हमेशा क्या होता है, सेम। आप किसी भी पॉइंट पे ले लें ये कंडक्टर के अंदर, वो अंदर हो बाहर हो, अगर कंडक्टर के कोई भी पॉइंट ले लोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो कंडक्टर के ऊपर हमने बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रखा है, तो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपने के क्यू अपॉन आर निकाल रखा है तो इनसाइड पॉइंट पे भी क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने ये प्रूफ करा है कि कंडक्टर के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है हर पॉइंट। तो ये इनसाइड पॉइंट पे भी के क्यू अपॉन कैपिटल आर यू, ठीक है। ये ध्यान देना है, जीरो तो एकदम नहीं होगा। अब ध्यान दो अगली बात, ग्राफ अगर बात करें इसका, ग्राफ कैसा बनेगा, ये आर हो गया, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। एक बात बताओ, जब हम सेंटर पे थे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी थी भाई, इनसाइड पॉइंट है, सरफेस के बराबर ही होगा के क्यू अपॉन आर। मतलब यहाँ हमने एक कॉन्सेप्ट समझा कि कंडक्टिंग स्फीयर के केस में इनसाइड पॉइंट के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। तो यानी कि यहाँ पे एक बात आप ये लिख सकते हैं कि एट इनसाइड पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर। अब जरा देखो, तो सेंटर पे जब हम थे तो हमारी वैल्यू यही थी के क्यू अपॉन आर, क्योंकि इनसाइड पॉइंट था। और सेंटर से हर पॉइंट पे के क्यू अपॉन आर कहां तक, सरफेस तक। यानी जीरो पे मतलब सेंटर पे जीरो नहीं था इलेक्ट्रिक, कुछ था, कितना था, के क्यू अपॉन आर। और ये तब तक चलता जा रहा था कॉन्स्टेंटली जब तक हम आर बराबर आर पे नहीं पहुंच जा रहे थे, ठीक। अब जैसे ही हम बाहर निकलना शुरू किए तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये हो गया। और इस केस में आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है 1 अपॉन आर से वेरी कर, ठीक। और 1 अपॉन आर मतलब कौन सा ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये बात हमेशा आपको पता है, ये ग्राफ भी जो है 1 अपॉन आर से वेरी कर रहा है सरफेस के बाहर, ठीक। तो ये इसका ग्राफ होता है, आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये हमको आप देखना है, ठीक है। देखते हैं, तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हमने बना लिया, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब ये यूनिफॉर्मली चार्ज है क्योंकि चार्जेस अभी केवल सरफेस पे ही नहीं रहेंगे, थ्रू आउट द वॉल्यूम रहेंगे, क्यू चार्ज है। वही 3 पॉइंट, बाहर का पॉइंट, सरफेस का पॉइंट और अंदर का पॉइंट, ये आपको ध्यान देना है। बाहर के पॉइंट की अगर बात की जाए, पॉइंट ए की, तो हमारे गुरुजी ने बताया है कि भैया जब भी बाहर का सरफेस का पॉइंट कंसीडर करोगे सारे चार्ज सेंटर पे रखो।
सेंटर पे सारे चार्ज को रखोगे तो अभी दूरी कितनी हो जाएगी r। तो पहला केस कि r ग्रेटर देन r पे मतलब आउटसाइड पॉइंट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो अभी भी kq अपॉन ru होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा नॉन कंडक्टिंग के भी केस में, क्योंकि सारे चार्जेस हम सेंटर पे रख चुके हैं। अब दूसरी बात कि r बराबर r, इस केस में भी सारे चार्जेस हम सेंटर पे रख सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, अजम्पशन होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन अजम्पशन होता है। तो यहाँ पे Vb की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी kq अपॉन कैपिटल। इतनी बात क्लियर। अब जो फंसाता है वो तीसरा वाला पॉइंट फंसाता है क्या, कि अगर r लेस देन r की बात, r लेस देन r की बात करोगे तो नॉन कंडक्टर है, तो सरफेस के बराबर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका नहीं होगा, तो हमको निकालना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे मान लीजिए ये जो है हमको क्या निकालना है, बी सी पॉइंट हमने मान लिया और सरफेस पॉइंट बी पॉइंट है, तो बीसी माइनस बीबी अगर हम निकालें तो मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, केवल आप मैग्नीट्यूड लिखिए। ठीक है, हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है, साइन से कोई अभी फिलहाल लेना देना नहीं है। तो ये मैं प्रूफ बस करा रहा हूँ, प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं थी लेकिन मैं करा दे रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड अगर आप लिख रहे हैं तो ई डॉट डी एस, ठीक है, अगर सी से बी है तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो यहाँ पे स्मॉल आर से लेके कहाँ तक, कैपिटल आर। ठीक है, स्मॉल आर देखो सी माइनस बी कर रहे हैं ना, ठीक है, तो सी वाला जो दूरी होगा वो क्या होगा, स्मॉल आर, और बी वाला कैपिटल आर। ठीक, ये हमने देखा, और माइनस साइन में नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। ठीक, अब ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर आप इन साइड पॉइंट की बात करोगे, पॉइंट सी की बात करोगे, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, तो इस पॉइंट पे इसी पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे kqx अपॉन r क्यूब होता है, अगर आपको याद है तो kqx अपॉन r क्यूब होता है। तो जब जैसे यहाँ रखोगे kqx अपॉन ये dx ले लो, ds मतलब dx ले लो, r क्यूब कैपिटल R क्यूब, और यहाँ पे आपको dx लेना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसे ही आप kq अपॉन r क्यूब बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x होगा, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2, कहाँ तक, ये स्मॉल r से कैपिटल R। ठीक, तो vc और vb का वैल्यू आप निकाल सकते हो, vb का वैल्यू कितना निकालेंगे, kq अपॉन r। ठीक, तो kq अपॉन r क्यूब, यहाँ आप पुट करोगे वैल्यू, अगर ये देखो 2 भी बाहर आ जाएगा, ये वैल्यू पुट करोगे x स्क्वायर कैपिटल R तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो जाएगा। ये हमको vc ही निकालना है, इस चीज को हम क्या करें, उधर भेज दें, vc इक्वल्स टू kq अपॉन 2r क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा, r क्यूब माइनस r स्क्वायर। ठीक है, और बाकी इसको जब उधर भेज दिया जाएगा, ये आ जाएगा माइनस k क्यूब, सॉरी प्लस हो जाएगा ना, माइनस में था तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा ऑन r। ठीक, ऊपर नीचे देखो जरा ध्यान से, ऊपर नीचे r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अभी समझ में आएगा क्यों, r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बच जाएगा r स्क्वायर, सॉरी ये r स्क्वायर है, यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर और नीचे हो जाएगा r, कोई फर्क पड़ा नहीं। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि आप देख रहे हैं kq अपॉन r क्यूब यहाँ पे दोनों में कॉमन है। ठीक है, kq अपॉन r क्यूब। ठीक है, तो आप जैसे ही करोगे kq अपॉन r क्यूब, एक काम करो, ऊपर नीचे 2 से भी मल्टीप्लाई करो, 2 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा, kq अपॉन 2r क्यूब आप बाहर ले सकते हैं, इसमें से और इसमें से, तो बचेगा क्या, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और देखो ये 2 बचा और ये r स्क्वायर बचा। ठीक है, बाकी सब कॉमन हो गया, तो ये r स्क्वायर और 2r स्क्वायर कितना होता है, 3r स्क्वायर, kq अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये आता है इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फाइनली ये वाला kq अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। देखो ग्रेविटेशन में जब पढ़ाऊंगा ये सब चीजें डायरेक्ट बता दूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसा कर रखा है हमने, तो आप ये मत कहिएगा अरे सर कैसे, यही समझ लो। ठीक, तो ये प्रूविंग का कोई ऐसा लेना देना नहीं है ना, बोर्ड एग्जाम में आता है ये प्रूफ, ना कहीं भी जरूरत है, बस ये प्रोसीजर मैंने बता दिया कि आपको ये ना लगे कि हम रट रहे हैं। ठीक, ये वैल्यू आती है kq अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, स्मॉल r क्या है, वो दूरी, सेंटर से कितने दूरी पे हम निकाल रहे हैं। ठीक, अभी इधर का मुझे रब करना पड़ेगा, थोड़ा काम है, अब जरा ध्यान दो, रब कर रहा हूँ ये। अब देखो, मतलब एक चीज समझना, ठीक है, ये भी मिटाना, एक चीज समझना कि हमारे पास पॉइंट सी पे आ गया kq अपॉन
2r³ 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, ये आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मान लो सेंटर पे कोई तुमसे पूछ दे पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, कांस्टेंट तो नहीं होगा ना, नॉन कंडक्टिंग है, निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट O पे R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो एट सेंटर ऑफ स्फीयर जो VO होगा, R की वैल्यू हमको क्या करना है, 0 कर देना है। स्मॉल r की वैल्यू 0 करोगे तो खत्म, 3r स्क्वायर आएगा, r स्क्वायर से ये कटेगा, तो 3/2 KQ अपॉन R आएगा कि नहीं आएगा, r स्क्वायर से r³ में r बचा, KQ रह गया, 3/2 आया, ये आया VO सेंटर पे। अब जरा यहाँ कॉन्सेप्ट समझो, ये तुमको देखो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया वो 3/2 टाइम्स सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया उसके बराबर आ गया। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, एग्जाम से पूछे भी गए कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है वो 3/2 टाइम्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस होता है। तो आपके सरफेस पे दे देगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बोल देगा सेंटर पे बताओ, तो ये रिलेशन याद रखना है कि सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है वो 3/2 टाइम्स आता है सरफेस के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पीडीएफ में ये चीजें नहीं है, ये सब तुमको वीडियो से ही देखना पड़ेगा। तो जो अभी लिख पा रहा है अच्छी बात है, नहीं लिख पा रहा है यूट्यूब से देखना, ठीक है, वहां पे वीडियो अपलोड होगा। अब देखो ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ये भी फाइनली याद रखना है, सेंटर से कितने दूरी पे निकालना, आर का वैल्यू रखिए, और बाकी ये रिलेशन भी याद रखना है। इसका भी एक ग्राफ होता है, ठीक है, इसका भी एक ग्राफ होता है, ये रब कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। अब तुमको पता चलेगा कि यहाँ पे तुम देख सकते हो कि सेंटर का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सरफेस के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ज्यादा है। मतलब नॉन कंडक्टिंग के केस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ होता है, सेंटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप ये ग्राफ बनाओगे V और R के बीच में, तो यहाँ पे जो है ये 3/2 KQ अपॉन R होगा सेंटर पे, फिर यहाँ से थोड़ा डिक्रीज होगा, ठीक, डिक्रीज होगा कहां तक, सरफेस तक, KQ अपॉन R तक। उसके बाद जैसे ही हम R बराबर R पे पहुंचे, उसके बाद ये जो है आप देखोगे जब आउटसाइड पॉइंट की बात करें तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनने लगता है। क्यों, क्योंकि V जो है 1/R पे जो है डिपेंड करता है। आप देखो पॉइंट A पे जब आपने निकाला होगा तो KQ अपॉन R आया होगा, स्मॉल r, तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसके बाद क्या होता है, नीट में मेरे ख्याल से नहीं पूछा है, जेई वगैरह में तो आया हुआ है, ठीक है, जेई में और उसमें पूछा हुआ है ये क्वेश्चंस, लेकिन ये ग्राफ नीट में नहीं पूछा जा सकता है, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। और ये सारी चीजें वैलिड हैं, ये ग्रेविटेशन, ठीक। तो जैसे ही हमारा अभी इसके 2 लेक्चर बाद कैपेसिटर हम खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए, उसके बाद हम तुरंत शुरू करेंगे ग्रेविटेशन और सारी चीजें हमको समझ में आ जाएंगी। ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, नोट कर लीजिए।